कमजोरी के साथ बाजार में कारोबार और 17,100 के करीब है निफ्टी। बचा है दिन का आखिरी 1.5 घंटा। रिकवरी आएगी या फिर डाउ फ्यूचर्स के सामने हम आज कमजोरी रहेंगे? कैसी होगी क्लोजिंग, क्या करें कल की तैयारी, रहेगा फोकस इस पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन है पर स्टॉक स्पेसिफिक है। इंडेक्स पर आपको दिन भर सुस्ती दिखी है, तो क्या ये सुस्ती बरकरार रहेगी? कहां पर रखनी है आपको नजर? कौन से स्टॉक्स आएंगे एक्शन में? आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। गुड आफ्टरनून सर। पहले तो बताएं इस समय की बड़ी बातें क्या है बड़ी बिल्कुल है, लाल बात तो है बिल्कुल। जो भी है, जितनी भी है, बता दूं आपको। कमजोरी के साथ लगातार तीसरे दिन बाजार में कारोबार होता दिख रहा है। 125 पॉइंट नीचे आपको नजर आ रहा है। 17,100 के लेवल को अब तक 17,100 के लेवल को अब तक होल्ड करता हुआ दिखा है निफ्टी। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी देखें तो कमजोर है, लेकिन 39,000 के नीचे ज़्यादा काम कर नहीं रहा है, वहाँ पर टिकता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी भी। ये आपके लिए अब तक का निफ्टी और सेंसेक्स का माहौल है। सभी सेक्टर कमज़ोर हैं। ये एक बड़ी दिक्कत की बात है कि भले इंडेक्स ज़्यादा आपको कमज़ोर नहीं दिख रहे हो, लेकिन रियल इस्टेट कमज़ोर है, मेटल कमज़ोर है, फार्मा एफएमसीजी देख लो तो वो कमज़ोर है, ऑटो आईटी देख लो तो इन्फोसिस के नतीजे और इन्फोसिस के बायबैक के ऐलान और टीसीएस के नतीजे के बाद वो भी कमज़ोर है। अब वो सब कमज़ोर है तो मिड कैप और स्मॉल कैप तो होने ही है, फिर ये भी कमज़ोर है, 1% नीचे। डाउ फ्यूचर्स भी कमज़ोर हैं। यूरोप के बाजार हैं। बचा ठीक है दी, हम आप और हम मजबूत हैं, बढ़िया है बिल्कुल। हाँ, मतलब इतना सब कमजोर होने के बाद भी दीप और हम दोनों देखो समय से आ गए हैं शो करने के लिए, तो हम कमजोर नहीं है, बाकी सब कुछ कमजोर से हम अच्छे हैं। इनफैक्ट बैंक्स रिलेटिवली बेटर है, रिलेटिवली बेटर। हाँ, जितना गिरना चाहिए उतना नहीं गिरा, ये बात सही है आपकी, बिल्कुल करेक्ट है। कमजोर बैंक में उतनी है नहीं। 39,000 के करीब बैंक निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मैं डेटा भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन दीप अभी तक का जो रुझान है, साफ तौर पर देखिए, जो बाजार कमजोर है उसके पीछे कारण एक ही है, और वो कारण ये है कि ग्लोबल मार्केट्स आपको सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और जब ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं करें तो कहाँ से आपके बाजार चलेंगे? ये एक थोड़ी सी दिक्कत की बात है। 17,075, 17,125 आज की जो सपोर्ट रेंज है पहली, उस रेंज में आ गए। इसीलिए आपको याद होगा सुबह हरे निशान में दिख रहे थे तो मैंने ये कहा, लेना नहीं है, देना है। हरे में तो खुलना नहीं बनता, अपने तो लेने की जगह जो है वहीं पर लेंगे। 17,075, 17,125 वो जगह ठीक है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स आपको ये बता रहे कि आप हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए। टुकड़ों में खरीदना है तो ही पहली इंस्टॉलमेंट आपकी इस टुकड़े पे जानी चाहिए, 17,075, 17,125 पर, और दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी जो बनती है वो 17,000, 17,025 के आसपास बनती है। तो इसलिए थोड़ा सा आप 17,075, 17,125 की रेंज में थोड़ा ले सकते हैं। इसी कंडीशन पे कि नीचे आएगा 17,025 पर तो आप और ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ से 100 पॉइंट नीचे और ऐड करेंगे तो आप लीजिए। बैंक निफ्टी अब तक मजबूत है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी पहला एंट्री पॉइंट जो बनता है दीप, छोटा वाला, वो 38,800 के आसपास का, यहाँ से 125-150 पॉइंट नीचे है। और बढ़िया एंट्री पॉइंट जो बनता है वो 38,500 से 38,650 का है। तो मूड माहौल पर नजर रखिए, एक नजर डाउ फ्यूचर पे जरूर रखिए, जो 200 पॉइंट अब कमजोर हो चुके हैं, धीरे धीरे अपनी कमजोरी बढ़ा रहे हैं। इसलिए जब तक वहां पर स्टेबिलिटी के संकेत नहीं आए तब तक खरीदने के लिए इंतजार करें, क्योंकि आपको अगर आज के आज ही खरीद कर बेचना है तब तो माहौल अभी तक इतना दिख नहीं रहा। आज खरीद कर कल बेचना है तो फिर आपके पास 1.5 घंटा है खरीदने के लिए, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मोड में खरीदारी में रहें, ज्यादा बढ़िया होगा जी। चलिए, थोड़ा वेट एंड वॉच, ध्यान रखिए, लेवल्स पर रखिए नजर। यहाँ पर आपके लिए है अनिल जी की राय। आइए फिर खबरें क्या कह रही हैं ये भी एक बार जान लेते हैं। आने वाले दिनों के लिए ट्रिगर्स क्या हैं ये भी जान लेते हैं। नुपुर और अरमान है हमारे साथ तैयार। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले अर्निंग से स्टार्ट करें तो आज एफएनओ से डेल्टा कॉप के रिजल्ट्स आने वाले। वेदांता जहाँ पे शेयर होल्डर्स आज वोट करेंगे, जो उनका प्लान है, जो जनरल रिजर्व है वो रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करने वाले, उससे लेके ग्रैन्यूल्स का जो बायबैक है वो आज बंद हो जाएगा। जो बायबैक प्राइस है वो 400 रुपये के आसपास की। कल की बात करें तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं, रिजल्ट्स हैं, और ग्लोबल से भी काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जहाँ बाजार की नजर रहेगी। सबसे पहले अगर अर्निंग्स देखें तो HCL टेक्नोलॉजीज और विप्रो के कल नतीजे आते दिखेंगे। कैश से नेक्स्ट डिजिटल, स्टर्लिंग एंड विल्सन के भी नतीजे कल आने वाले हैं। मैक्रो की बात करें तो CPI सितंबर मंथ का आता दिखेगा, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है अगस्त के महीने का वो भी कल आने वाला है। आइनॉक्स और PVR फोकस में रहेंगे, क्योंकि उनकी जो मर्जर की बात चल रही है शेयर होल्डर्स के साथ, उनकी बैठक है कल 12 बजे, तो वहाँ पे नजर रहेगी। बंधन बैंक की कल एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट को रहकर, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। वरेंडा लर्निंग्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि जो कंपनी ने अनाउंस किया था पोटेंशियल अधिग्रहण पे बोर्ड विचार करने वाला है, उसकी कल बैठक है, तो वो स्टॉक फोकस में रहेगा। यूनिवर्सल फोटो इमेजिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेशल डिविडेंड पर कल बोर्ड बैठक है, तो ये स्टॉक पर भी नजर रखिए। आईपीओ से ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज का कल आईपीओ बंद होता नजर आएगा, जो साइज है वो करीबन 310 करोड़ के आसपास की है। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट में अगर आपने लगाया तो कल आपको पता चल जाएगा क्योंकि अलॉटमेंट डेट है कल, करीबन 72 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ। एक्स डेट को लेकर शिवलिक बायोमेटल्स फोकस में क्योंकि बोनस रेशियो है वहाँ पे 1:2 के रेशियो में। इंपॉर्टेंट है ग्लोबल की तरफ से काफी सारे ट्रिगर्स है। यूएस से देखे तो फेड के जो मीटिंग है उसके मिनट्स आते दिखेंगे। पीपीआई जो है प्रोडक्शन परचेस इंडेक्स सितंबर के महीने का वो आएगा, तो इन्फ्लेशन पे एक विचार बनता दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए। यूके से देखे तो जीडीपी का डेटा आएगा और यूरोप से जो ईसीबी प्रेसिडेंट है उनका एक स्पीच होने वाला है पब्लिक इवेंट को, तो क्या इंटरेस्ट रेट से मॉनेटरी पॉलिसी पे जो भी उनका बयान आता है वो एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है जहाँ पे बाजार की नजर रहेगी। गुरुवार की बात करें तो रिजल्ट्स काफ़ी सारे हैं। इन्फोसिस वहाँ पे बोर्ड बैठक भी है बायबैक को लेके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एफएनओ से माइंडट्री, कैश की तरफ से आनंद राठी, एंजल वन और आदित्य बिरला मनी और ट्राइडेंट जैसी कंपनीज रिजल्ट्स देने वाली है। स्पार्क इंटरेस्टिंग है क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाइपलाइन वो बताने वाले 4 बजे के आसपास, और जब ये अनाउंसमेंट हुआ था तब स्टॉक ने रिएक्ट भी किया था, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स जहाँ पे प्रेफरेंशियल बेसिस पे कंसिडरेशन करने वाले इशू शेयर्स, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं वहाँ से। ग्लोबल से सीपीआई का डेटा आते दिखेगा सितंबर के महीने से। ओके, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं, नतीजों का सीजन भी शुरू हो गया है, तो वहां से भी आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। आइए आज की खबरें क्या है ये भी जान लेते हैं अरमान के साथ। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए। जी, सबसे पहले जीएम ब्रेवीज के नतीजे आए हैं। उनका अगर मुनाफा देखेंगे, मुनाफा तो हालांकि फ्लैट आया है, पर आय में आपको दिखेगा लगभग 22% की बढ़ोतरी है। हालांकि जो मार्जिन्स हैं वो घटकर आते हुए दिखे हैं, 25% से घटकर 21% पर आए हैं। शोभा का Q2 का अपडेट है जिसमें जो सेल्स वॉल्यूम है उनकी वायो आधार पर 13% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर आती हुई दिखी है। और सितंबर अंत तक कंपनी ने बताया है कि 3 नए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है जो कंपनी लॉन्च करने वाली है। L&T कंपनी को 1000 से 2500 करोड़ की रेंज में वाटर और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट कारोबार के लिए एक ऑर्डर मिला है। ऑटो एक्सेल क्यूमिंस आईएनसी का जो 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर आएगा और उसका जो भाव है वो 1504 रुपए के आसपास का है, जिस पर ये ओपन ऑफर आने वाला है। टाटा मोटर्स जिसमें पहले दिन टियागो ईवी की अगर आप बात करेंगे वहां पे 10,000 से ज्यादा बुकिंग होती हुई दिखी है। एनएमडीसी जिसमें रेलटेल के साथ उन्होंने डिजिटल सॉल्यूशन के लिए करार किया है। तिलक नगर पर खबर आई है जिसमें सब्सिडरी का क्रेडिटर्स के साथ सेटलमेंट किया है, जो पराग डिस्टिलरी के खिलाफ जो इंसॉल्वेंसी याचिका थी इसके तहत वापस ले दी गई है। एबीबी वहां पर वाराणसी वाटर सप्लाई बॉडी का कंपनी के साथ करार किया है और ये वाटर सप्लाई के लिए स्मार्ट टेक का इस्तेमाल करेगी कंपनी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिसमें हिमाचल हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए इन्हें एलओआई जो कि लेटर ऑफ इंटेंट है वो मिला है। और अंत में कुछ ब्लॉक डील्स है मेरे पास जिसमें इंडसइंड बैंक लगभग 1 करोड़ शेयर्स, कोल इंडिया 60 लाख, तिलक नगर इंडस्ट्रीज 50 लाख और एनटीपीसी में 30 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरों वाले शेयर जहां पर एक्शन है आज भरपूर। इसी एक्शन पर रहेगा नजर। 3% इक्विटी का सौदा, 50 लाख शेयरों के कई सारे सौदे हुए तिलक नगर इंडस्ट्रीज में भी, तो बड़े बड़े वॉल्यूम कैश मार्केट के कई स्टॉक्स आज दीप हैं जो मजबूती के साथ टिके हुए हैं। आइए इसी बीच आज सुबह सुबह पुट ऑप्शन खरीदारी करने की राय देने वाले जय ठक्कर हमारे साथ तैयार, और पहला बिगुल क्लोजिंग शो का उन्हीं के लिए कैश का ऑप्शन। बताएं जय, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी एंड गुड आफ्टरनून टू यू दीप जी। अनिल जी पुट ऑप्शन दिया था उसमें तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिला। आई मीन 129 का जो एवरेज पुट था वो 172 तक हो गया। वहां पे तो प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दे दी गई। मतलब कॉन्ट्रा व्यू ट्रेड लेना चाहूंगा। 17,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है। अगेन सेम स्टाइल में सिमिलर फैशन में 112 पर अभी ट्रेड कर रहा था। 112 से लेकर 98 ये रेंज में खरीद सकते हैं इसको। सो अभी थोड़ा खरीद, अगर 98 आए तो और थोड़ा खरीदना। 17,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन
अनिल जी खरीदना है। एंड ऊपर में जो टारगेट्स इसके निकल कर आएंगे, बिकॉज करीब करीब अगर आप देखेंगे तो इसका एवरेज लगभग 108-7 तक हो जाएगा। इसके टारगेट जो ऊपर में बनेंगे अनिल जी, दैट वुड बी 154 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 179। सो 154, 179 ये दो टारगेट्स के लिए 17,100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए मार्केट ओवरऑल अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि रेंज में 17,300 और 17,000 ब्रॉडर रेंज है। विद इन दैट जो शॉर्टर रेंज है वो 17,075 से 17,200-225 की है। सो सिंस इट इज कमिंग टू द लोअर एंड ऑफ द शॉर्टर एंड ऑफ द रेंज, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग की जा सकती है रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू। फिर से हमें ऊपर में लगभग 17,175, 17,200 की रेंज क्लोजिंग सेशन में देखने मिल जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या बात है, तो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कॉन्ट्रा कॉल लेकर 17,100 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय दे रहे हैं जय। 112 में लीजिए, 98 आए तो थोड़ा और ऐड कीजिए। 154 और 179 ये दो टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस जय एक बार जरा मिस करके बताइए जरा। जी अनिल जी, स्टॉप लॉस डेफिनेटली नीचे में जो रखना रहेगा दैट वुड बी एट 72 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए, कॉन्ट्रा कॉल यहाँ पर बाजार थोड़ा कमजोर जरूर है, लेकिन इस कमजोरी में रेंज के निचले सिरे पर खरीदारी करने की राय आपके लिए जय की तरफ से आती दिख रही। सुमित जी का नाम आ गया तो सुमित जी के लिए बिगुल भी बजवा ही देते हैं। होगा नहीं होगा उनकी किस्मत, ये उनकी जिम्मेदारी, अपनी तरफ से तो बजा दे। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, जब आपने नाम ले लिया है तो फिर एक स्टॉक तो देना बनता ही है। नहीं अच्छा तो किया आपने मतलब हमारी इज्जत भी बचाई, उसके लिए धन्यवाद। और आप चाहते तो मना भी कर सकते हैं, अनिल जी मेरे पास कोई कॉल है नहीं, और वैसा करते तो आपको तो पता ही है, फिर आपके पास जब 3-4 बार होती तो मैं आता ही नहीं आपके पास। तो आपने मेरी बचाई, अगली बार मैं आपकी बचाऊंगा। बताइए सर। धन्यवाद। तो अनिल जी, एक तो सुबह सेल कॉल दिया था लुपिन का, उसके अंदर ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये तो था अपडेट लुपिन का। और अब एक और एक सेल कॉल मेरे रडार पे है। स्टॉक का भाव चल रहा है 674 के पास, 674। स्टॉक का नाम है यूपीएल। यूपीएल के अंदर सेलिंग प्रेशर है, लास्ट 2 दिन के लो ब्रेक हो रहे हैं। यूपीएल में यहां से और गिरावट बननी चाहिए, और नीचे में 660 रुपए से लेके 655 रुपए तक के लेवल यूपीएल में देखने को मिल सकते हैं। यूपीएल का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 686 के पास है, तो 686 के स्टॉप लॉस से यूपीएल में बिकवाली करे। नीचे के अंदर 660 और 650, 655 ये लेवल 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिलनी चाहिए। तो छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूपीएल में बिकवाली करे। तो ये है राय आपके लिए यूपीएल में बिकवाली करने की आती हुई। तो निफ्टी खरीदना है, यूपीएल बेचना है, जय और साथ ही सुमित जी की तरफ से राय आती हुई। ओके, बढ़ते आगे और वक्त है DII पिक का, दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया। आइए राहुल शर्मा साहब जेएम फाइनेंशियल के आपको बता रहे हैं एक बेहतरीन उनकी पसंद की पिक। हमारा दिवाली पिक है अदानी विल्मर लिमिटेड। फरवरी में लिस्टिंग होने के बाद इस स्टॉक ने बहुत ही धुआंधार परफॉर्मेंस दिखाई थी और तकरीबन 950 का हाई लगाया था। ये कंसोलिडेशन में इसने 100 दिन की मूविंग एवरेज को एक बार भी ब्रीच नहीं किया क्लोजिंग बेसिस में। हमें लगता है कि इसे इन लेवल्स पर यानी कि 700 से लेकर 750 की रेंज में अक्यूमुलेट करना चाहिए। 650 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाए, और हमें लगता है तकरीबन 6 से 12 महीने में आपको 1000 रुपए तक के लक्ष्य अदानी विल्मर में देखने को मिल सकते हैं। तो डिलीवरी में बाय कीजिए, तकरीबन 40% अपसाइड यहां से बन सकती है। तो ये है आपके लिए DII पिक राहुल शर्मा की तरफ से। 1000 का टारगेट है अदानी विल्मर, करीब 750 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इस पर रखेंगे नजर। बट नजर है बाजार के कई सारे स्टॉक्स जो आज बड़े बड़े ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं। इंडिया सीमेंट्स, एक तो बायोन रूमर सेलो न्यूज का एक्शन हो गया, जो सुबह हम बात भी कर रहे थे कि बाजार को जो डील के वैल्यूएशन है वो थोड़े कम पसंद आएंगे, और साथ ही वायदा कारोबार के बैन में भी आ गया, तो उसमें आपको गिरावट दिख रही है। बट डिवीज पर नजर रखिए, औरों पर नजर रखिए, डॉक्टर लाल पर नजर रखिए। ये फार्मा काउंटर्स आज आपको ब्रेकडाउन दिखा रहे हैं, तो इन पर क्या करना है इस पर भी देंगे चर्चा। कुछ और स्टॉक्स पर भी करनी है बातचीत। आइए उससे पहले एक ट्रेडिंग कॉल है हिमांशु जी की तरफ से। हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी।
देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर बैंक्स में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में भी मेरा ऐसा मानना है कि व्यू पॉजिटिव है और शायद एक ब्रीदर ले रहा है तेजी से पहले का। तो ऐसे ही एक स्टॉक मेरे रडार पर आया है लॉन्ग साइड के लिए। स्टॉक का नाम है फेडरल बैंक। पहले मैं ट्रेड शेयर कर लेता हूं। यहाँ पर 125 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है, जो कि अभी लगभग 4 रुपए के आसपास ट्रेड करता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपए 30 पैसे का, यानी कि 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है। और जो टारगेट है वो रहेगा 6 रुपए का पहला टारगेट, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 दिनों में आता हुआ नजर आ सकता है। अगर यहाँ पर चार्ट सेटअप देखें दीपांशु फेडरल बैंक का, तो एक नए हाइज बनाने के बाद स्टॉक ने एक अपना क्लासिकल एबीसी करेक्शन मोड पूरा किया था और वापस से जिस तरह से उस अपनी जो रेजिस्टेंस जोन है उसको ये पार करता हुआ देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से नए हाइज की तरफ जाने के लिए तैयार है। यानी कि 130 रुपए के ऊपर ये मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में निकलने का पोटेंशियल रखता है और इसलिए यहाँ पर 125 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, जिसमें मुझे लगता है कि 6-6.5 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 दिन में आते हुए नजर आ सकते हैं। से 6.5 के टारगेट्स के लिए फेडरल बैंक 125 की कॉल खरीदें। तो कुछ काउंटर्स ही हैं जो होल्ड आउट कर रहे हैं इस बाजार में, बट फेडरल बैंक डेफिनेटली वन ऑफ देम है। एक्सिस बैंक पे भी आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। बाटा आज वापस मोमेंटम में आ चुका है, इस पर रखनी है नजर। कंजम्पशन और चुनिंदा बैंक्स यहां पर आपको इस समय बेटर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट एक्सिस बैंक के चार्ट पर भी एक बार राय ली जाए, ये स्टॉक भी थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है। सिमी जी भी है हमारे साथ। सिमी जी गुड आफ्टरनून, जरा एक्सिस बैंक का चार्ट देखें, ये तेजी के लिए तैयार हो रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। एक्सिस बैंक चार्ट में तो काफ़ी शानदार है और मुझे लगता है कि सुबह से ये स्टॉक परफॉर्म भी कर रहा है। 800-810 का नेक्स्ट जो पड़ाव है वो पार करना पड़ेगा और इसमें मुझे लगता है कि चार्ट में इतना स्ट्रेंथ है, लग रहा है कि थोड़ा बहुत मार्केट सपोर्ट दे देता है तो 810-15 का जो रेजिस्टेंस मैं देख रही हूँ वो शायद पार करेगा। पर 790-91 के आसपास है, यहाँ पे अगर कोई खरीदने जा रहा है तो उन लोगों के लिए छोटा सा स्टॉप लॉस मैं 784 का ही स्टॉप लॉस मैं लगाने के लिए कहूँगी। छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ही के लिए 810 से 815 का ही टारगेट रखिए, क्योंकि वो एक मेजर रेजिस्टेंस है। पार करने के बाद नया दिशा देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए 784 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। तो 784 के स्टॉप लॉस के साथ एक्सिस बैंक पर रखे नजर। यहां पर अच्छी मूव आ रही है, बट ब्रेक डाउन आया है यूनाइटेड स्पिरिट्स में, 4% नीचे है। आज जीएम ब्रूरीज के हमने नतीजे आते हुए देखे थे और उसके बाद यूनाइटेड ब्रूरीज पर भी प्रेशर बना हुआ है। थोड़ा मार्जिन कंसर्न हमने जीएम ब्रूरीज के लिए देखा था। बंसल जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स अक्यूमुलेशन जोन है यहाँ पर जो है 850 के लेवल पर, या थोड़े और वीकनेस देखते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पर? देखिए दिवांशु, मेरी समझ में तो खरीदना चाहिए। 827 के अराउंड चल रहा है और नीचे में अगर हम देखें तो 800 रुपए एक अहम सपोर्ट है। तो निवेश का अगर नजरिया है तो बाय ऑन डिप्स है, 820-825 के अराउंड खरीदना चाहिए। और अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तब यहाँ पर 820 के नीचे निकले तो निकल जाने की राय होगी। तो 820 इंपॉर्टेंट लेवल आ गया है। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो शायद लेवल आ रहा है वापस यहाँ पर नज़र डालने का, इस पर रखिए नज़र। ऑफ कोर्स फंडामेंटली तो आप देख ही चुके हैं, लॉन्ग टर्म काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को पसंद है, हमारी भी व्यू है, लेकर स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। तो गिरावट डेफिनेटली एक अक्यूमुलेशन मौका बनता है। औरो फार्मा, कुणाल जी आज फार्मा का थोड़ा खराब दिन चल रहा है, औरों में क्या रहा है सर? 4% का ब्रेकडाउन आज। देखिए चार्ट बेहद कमजोर है दीपांशु। फार्मा में तो आज कमजोरी है, लेकिन औरो फार्मा में कभी तेजी देखने को मिलती ही नहीं है। तो मुझे लगता है और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे। कमजोर स्ट्रक्चर है। अगला सपोर्ट मुझे 500 रुपए के आसपास नजर आता है। तो मेरी राय में स्टॉक जो है 500 रुपए तक तो सीधा फिसल सकता है। 500 का लेवल भी टूट गया तो स्टॉक में और नीचे के लेवल्स आएंगे। तो कोई खरीदारी की राय नहीं है और कोई जल्दबाजी ना करें, इस पे बॉटम फिशिंग करनी। बॉटम फिशिंग ना करें, जल्दबाजी ना करें, ये क्लियर व्यू आपके लिए आ रहा है जहां तक औरों का सवाल है। तो फार्मा का ब्रेकडाउन है, इस स्पेस में रखिए नजर। बट आईटी में क्या चल रहा है? टीसीएस के तो आ चुके हैं नतीजे, अब कुछ और दिग्गजों के आने वाले नतीजे, और उसमें से HCL टेक्नोलॉजीज कल आएंगे इसके नतीजे। आइए एक बार वरुण से जाना जाए क्या है अनुमान बाजार का। वरुण बताइए कैसे रह सकती है इनकी परफॉर्मेंस? ठीक है, नतीजे तो अच्छे रहेंगे दीप, और इस बार पूरे आईटी सेक्टर में नतीजे आपको अच्छे ही देखने मिलेंगे। ऐसा कोई खराब कुछ होने वाला है नहीं। हमारा अनुमान है कि रेवेन्यू जो है उसमें 4.6% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। डॉलर रेवेन्यू जो है उसमें 1.7% के आसपास की बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है। एबिट 6.5% बढ़ेगा, 4,250 करोड़ पे आएगा। मार्जिन्स यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, 17% से बढ़ के 17.3%, और मुनाफे में 3% की बढ़ोतरी है, 3380 करोड़ के आसपास ये आ सकता है। कॉन्स्टेंट करेंसी में करीब 3.7% के आसपास की ग्रोथ है। खासकर अगर आप देखेंगे तो R&D और IT सर्विसेज जो है वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहने वाली है। PNP थोड़ा म्यूटेड रहेगा, लेकिन बाकी सेगमेंट जो है वहाँ से ग्रोथ अच्छी रहने वाली है।
नो डाउट इस कंपनी ने भी वेज हाइक लिए थे, उसका असर थोड़ा बहुत मार्जिन्स पे होगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि मार्जिन्स को कहीं ना कहीं दबाए। मार्जिन्स बढ़ने ही वाले हैं, 17% से बढ़ के 17.3%। अगर ये वेज हाइक नहीं लिया होता तो शायद मार्जिन्स और सुधरते। यहाँ पे देखते हैं कि आगे एक्सपेक्टेड मार्जिन और ग्रोथ को लेकर किस तरह का गाइडेंस देते हैं, लेकिन इस बार के नतीजे जो है वो तो ठीक ठाक अच्छे ही रहने वाले, कुछ खराब ही नहीं है, एटलीस्ट इतना मैं कह सकता हूँ। अभी तो हमने टीसीएस में भी देखा खराब नतीजे नहीं थे, फिर भी बाजार ज्यादा पॉजिटिवली उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। बट एचसीएल टेक्नोलॉजीज इसके चार्ट पर जैसे राय ली जाए, टेक्नोलॉजी 950 का रेटिंग कमजोर। बिल्कुल दीप, इसमें काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है दीपांशु, एंड अगर मीडियम टर्म अगर रेंज इसकी देखें तो लगभग 880 से 900 की जो रेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई मीन सिंस रिजल्ट है इसलिए मैं आपको एक पोजिशनल सपोर्ट लेवल भी बता रहा हूँ, बिकॉज देयर कैन बी वाइल्ड मूव। तो 880-900 ये पोजिशनल पर्सपेक्टिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है नीचे में, एंड ऊपर में लाइकवाइज 990 से 1000 की रेंज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप मोटा मोटी पकड़ लीजिए कि 1000 से लेकर 880 का जो एक 120 पॉइंट का पूरा एक जो कंसोलिडेशन है वो एचसीएल टेक में देखने मिल रहा है, और हाल ही में हमें रिवर्सल हायर एंड ऑफ द रेंज से देखने मिला है। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपको ये 990 से 1000 की जो रेंज है उसके ऊपर जाते हुए निकलते देखने मिलता है, देन डेफिनेटली खरीदे इसको, बिकॉज उसके ऊपर आपको डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट डीप देखने मिलेगा। फेलिंग टू डू सो ये फिर से लोअर एंड ऑफ द रेंज तक फिसल सकता है। सो फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है। जिनकी भी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस है शॉर्ट टर्म में, उनके लिए 930 का स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनल पर्सपेक्टिव 880 to 900। ओके 880 से 900 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स इस पर आपको, पोजिशनल टारगेट्स इस पर आपको आते हुए देख सकते हैं अगर यहाँ से और ब्रेकडाउन आता है तो। इस बीच एक बार बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, क्योंकि एक स्मार्ट रिकवरी आपको बैंक्स में आती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से निफ्टी पे थोड़ा एक्शन में आ रहा है। बैंक निफ्टी अब सिर्फ 90 पॉइंट्स नीचे है, तो अच्छी रिकवरी के मूड में बैंक निफ्टी दिख रहा है। और पिछले 5-7 मिनट का चार्ट देखेंगे तो सारे बैंक्स में निचले स्तरों से आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। फेडरल बैंक और एक्सिस तो ऑलरेडी हमने देखा है 2-2% ऊपर है, बट निचले स्तरों से बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी आई है, थोड़ा ये सुधरा है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी हल्की फुल्की खरीदारी यहां पर भी आपको निचले स्तरों से आती हुई दिख रही है। ऐसा नहीं है कि सारे बैंक्स पॉजिटिव हो गए, बट निचले स्तरों से सारे के सारे बैंक्स आपको सुधरता हुआ ट्रेंड दिखा रहे हैं, और वहां पर आपको रखनी है नजर। थोड़ा एक्शन बन रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में आने में, तो बैंक्स में थोड़ा एक्शन इस समय बनते हुए दिख रहा है। आइए एक बिगुल सिमी जी के लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक खरीदारी का सलाह यहाँ पे देना है। स्टॉक का नाम है अदानी एंटरप्राइज। स्टॉक में एक बढ़िया सा करेक्शन देखने को मिला था, और आज कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा रिकवरी है, स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रहा है। डे हाई के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि अदानी एंटरप्राइजेस में करंट लेवल से खरीद कर चलने का सलाह मैं दे रही हूँ। 50 डेमा के आसपास सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 3300 के आसपास है। 3315, 3325, 3340 ये 3 छोटे छोटे टारगेट्स हैं। अगर मार्केट यहाँ से 17100 का लेवल्स होल्ड करता है तो ये जो तीनों टारगेट्स मैंने दिया है ये आज ही के आज हासिल होना चाहिए, और 3325 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो ये पोजीशन कल तक होल्ड करेंगे। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में शायद शॉर्ट टर्म के लिए एक बॉटम बन चुका है। स्टॉक के लिए मैं स्टॉप लॉस देती हूँ 3275 के नीचे, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। 3340 तक का रैली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो आज से कल तक के बीच में आ जाना चाहिए। तो अदानी एंटरप्राइजेस मेरी तरफ से खरीदने का सलाह है। अदानी एंटरप्राइजेस पर खरीदारी करें, यह है सिमी जी को पसंद। काउंटर एक्शन में आ रहा है, थोड़ी थोड़ी मूव इस पर भी बनती हुई दिख रही है। विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी स्टॉक्स पर बात करनी है, मार्केट पर व्यू लेना है। चोपड़ा साहब, एक बार आईटी से ही शुरुआत करते हैं सर, क्योंकि टीसीएस के नतीजे तो ठीक ठाक आए थे, बट थोड़ा बाजार इस समय कॉशियस मूड में है। इन्फोसिस ने बायबैक अनाउंस करने वाला है बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ, वहां से भी एक्साइटमेंट नहीं आया है। जरा राय दें सर, पहला सेट ऑफ नंबर्स के बाद क्या व्यू बन रहा है आईटी पर? साहब, आपका ऑडियो म्यूट है सर। एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कह रहा हूं कि एक्साइटमेंट तब बनता है किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी काउंटर में, जब उसका गाइडेंस बहुत अच्छा हो, क्लियर हो, विजिबिलिटी हो। समस्या ये हो रही है कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में एक डिप्रेशन की बात हो रही है या स्लो डाउन की बात हो रही है,
या रिसेशन की बात हो रही है, तो इन सब के चलते हुए कहीं ना कहीं बहुत अटकलें लगा रहे हैं कंपनीज की आगे जो ऑर्डर बुक है वो कैसी रहेगी, क्या कंपनी आईटी स्पेंड्स करेंगी नहीं करेंगी, तो इस बात पे विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे ही चीज़ें थमती हैं और वॉर रुकती है या वेस्टर्न कंट्रीज में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का जो सिलसिला है वो थमता है, तो आईटी में एकदम से हमको टर्न अराउंड दिखेगा। मगर जब तक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते रहेंगे और जो चांसेस ऑफ डिफॉल्ट है वो बढ़ जाता है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो छोटे छोटे लोन लेने वाली कंपनीज होती हैं वो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट करना शुरू कर देती हैं या नियर डिफॉल्ट आ जाती हैं, तो फिर गवर्नमेंट को बेल आउट करना पड़ता है या वो कम्प्लीटली डिफॉल्ट चैप्टर 11 बैंकरप्सी अपना फाइल कर देती हैं, क्योंकि वहाँ पर बैंकरप्सी लॉज बहुत क्लियर हैं और आसान भी हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। तो अभी मुझे लगता है कि आईटी में थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा, एक ऑल आउट आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग मिल जाए, मगर क्लैरिटी नहीं है, मुझे भी क्लैरिटी नहीं है कि आईटी किस तरीके से परफॉर्म करेगा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में अभी कुछ समय तक एटलीस्ट आने वाले 6 महीने थोड़े टफ रहेंगे और देखते हैं किस तरीके से वॉर पैन आउट होता है और जो इनके इन्फ्लेशन है वो काबू में आती है नहीं आती है। तो उसके चलते हुए मुझे थोड़ा डर है कि आईटी नहीं चलेगा या यहीं कहीं रह जाएगा अगर यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी गिरावट बहुत हो चुकी है, तो यहाँ से तेजी बनने के चांस बहुत कम है। तो आने वाले 6 महीने बहुत क्रिटिकल हैं दीप। ओके, तो ज्यादा गिरे ना गिरे वो एक बात है, बट तेजी तो नहीं होने वाली आईटी में, ये क्लियर हो रहा है। आने वाले मंथ्स थोड़े क्रिटिकल रहेंगे। आईटी की बात चली रही है तो एक और दिग्गज जिसके नतीजे आने वाले हैं कल, और वो है विप्रो। यहाँ पर कैसी रहेगी परफॉर्मेंस, ये जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, विप्रो से कुछ सरप्राइज आएंगे या बाकी आईटी के जैसे ही रहने वाला है? अच्छे नतीजे तो इसके भी रहेंगे, लेकिन दीप एक दिक्कत है ना, ये हमेशा एक लगाड़ रहा है। हाँ। आप पूरी इंडस्ट्री को देख लीजिए, अगर इंडस्ट्री परफॉर्म करती है तो भी परफॉर्म नहीं करता, और काफी बार ऐसा होता है कि जो पोल बनाते हैं वो गलत पड़ जाता है, लेकिन हमने पोल बनाया वो मैं आपको बता देता हूँ। रेवेन्यूज 5.2% बढ़ेंगे, 22,650 करोड़, और यहाँ पे अगर आप आईटी रेवेन्यू देखेंगे 2.6% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे होगी, लेकिन आईटी के जो मार्जिन होंगे वो ज़्यादा बेटर रहेंगे, इसके लिए कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा। कंपनी के जो कुल मार्जिन है 14.3% से बढ़ के 15.1% के आसपास, आईटी मार्जिन देखिए 15% से बढ़ के 15.3%, और मुनाफा जो है 15% बढ़ेगा, 2,950 करोड़ के आसपास ही आएगा। कंपनी ने वैसे भी गाइडेंस दिया था 3 से 5% के आसपास का बैंड का, तो वही हम सोच रहे हैं कि उसी के आसपास इस बार निकल के आने वाला जो भी कंपनी का ओवरऑल निकल के आएगा। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू जो है 4% के आसपास, डॉलर रेवेन्यू 2.6%, जैसे कि मैंने बताया वहाँ पे बढ़ोतरी देखने मिलेगी। कंपनी का इस बार का गाइडेंस देखने लायक होगा कि क्या होता है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 1 से 3% के आसपास का कांस्टेंट करेंसी का जो गाइडेंस है वो कंपनी दे सकती है। 3 से 5% का था, वहाँ से थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, ऐसा स्ट्रीट पे कुछ लोग मान के चल रहे हैं। देखते क्या निकल के आता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नतीजे ठीक ठाक रहने वाले हैं, मार्जिन में भी बढ़ोतरी होगी, तो ओके सेट्स ऑफ नंबर्स है। उम्मीद यही करते हैं कि हमारे जो पोल हमने बनाया है उस पर कंपनी खरी उतरे। चलिए, तो टीसीएस का तो पोल ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही रहा, अनुमान मुताबिक ही नतीजे थे। विप्रो यहाँ पर कैसी रहेगी परफॉर्मेंस, ये देखना जरूरी है। एक बार हिमांशु जी से चार्ट चेक भी ले लिया जाए। हिमांशु जी, विप्रो का चार्ट क्या कहता है सर, बाकी आईटी की तरह ये भी सुस्त? दीपांशु, बिल्कुल, देखिए लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट के पास है जरूर, जो रिसेंट लोज हैं 380 385 रुपए के आसपास के, लेकिन ऑल इन ऑल ऐसा अभी तक कोई ऐसा साइन नहीं है कि यहाँ से कोई एक शार्प रिकवरी स्टॉक में बनते हुए नजर आए। मेरा ऐसा मानना है कि फिलहाल के लिए यहाँ पर अपसाइड में 425 428 एक लेवल है जहां पर होती हुई नजर आ सकती है, और ऑन द लोअर एंड 380 रुपए 375 रुपए के आसपास एक अच्छा इमीडिएट सपोर्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ दिन शायद इसी रेंज में विप्रो में हम कारोबार होते हुए देखें। ये आईटी कहीं नहीं जाने वाला, ये आपके लिए क्लियर व्यू बन गया। बैंक्स में भी हल्की फुल्की जो रिकवरी अटेम्प्ट हो रही थी वो सक्सीड नहीं कर पाई है फिलहाल के लिए एटलीस्ट। बैंक निफ्टी जो अभी हमने देखा था 39,000 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, वापस नीचे फिसल गया है वहां से, तो हल्का सा जो एक्शन आया था बैंक निफ्टी में वो सस्टेन नहीं कर रहा, और 17,100 के नीचे निफ्टी भी आपको आ चुका है। बेहद स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट इस समय आपको दिख रहा है, पर ट्रेडिंग आइडियाज ढेर सारे हैं। और आइए ऐसा ही एक कॉल लेते हैं जय ठक्कर की तरफ से, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, निफ्टी तो 17,075 100 के सपोर्ट रेंज में है, बट डीवीएस लैब में एक ब्रेक डाउन मुझे देखने मिल रहा है, इसीलिए इसका 3500 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन मैं रेकमेंड कर रहा हूं अभी,
92 पर ये ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदना है, 150 का लॉट है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा बन रहा है। स्टॉप लॉस नीचे में रखना होगा यहाँ पे 52 का, सो 40 पॉइंट का रिस्क, दैट इज अराउंड 6,000 रुपीज। 150 का लॉट है, बट ऊपर में जो टारगेट्स इसके निकल कर आ रहे हैं 145 से लेके 180 के निकल कर आ रहे हैं। जबरदस्त एक ब्रेक डाउन डिवीज लैब में दीप देखने मिल रहा है। बिलो 500 लेवल्स आई बिलीव ये स्टॉक में लगभग 3350 तक की जगह बन रही है। सीधा 150 पॉइंट का आपको कट आते हुए देखने मिलेगा वहां पे। उसी से अच्छा खासा इन द मनी ये ऑप्शन हो जाएगा। अब ऑन दी अपसाइड मुझे ऐसा लग रहा है कि 3550 3570 के आसपास के जो लेवल्स विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस। सो डिवीज लैब में क्लियर कट एक ब्रेक डाउन है। टेक्निकली आप इसे भी कह सकते हो कि एक चैनल ब्रेकडाउन आया। और स्पेसिफिकली, वैसे तो आज पूरा फार्मा गिरा हुआ है, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। स्पेसिफिकली डिवीज में भी कुछ परेशानी आ रही है, इसको भी हाईलाइट करेंगे। सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी करनी है चर्चा। चोपड़ा साहब से भी फार्मा पर बात करेंगे। कुछ रिसर्च हम लेकर आते हैं आपके लिए फार्मा में थोड़ी देर में। उससे पहले एक बार सुमित जी की कॉल ले लेते हैं। सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, एक सेल कॉल और रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है 302 रुपए। स्टॉक का नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर बिकवाली है। पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से हर रोज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और अब यहां से और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बीपीसीएल में 300 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो सेलिंग प्रेशर तो सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा और नीचे में 295 रुपए से लेके 292 रुपए तक के लेवल बीपीसीएल में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सीएमबी पे बीपीसीएल में बिकवाली करें। फ्यूचर्स के हिसाब से 307 रुपए का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं 295 का इसके अंदर पहला टारगेट बनेगा और 292 का इसके अंदर दूसरा टारगेट बनेगा। ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए बीपीसीएल में बिकवाली करें 307 के स्टॉप लॉस से। 1 से 2 दिन के लिए ट्रेड लेना है। 1 से 2 दिन के लिए ट्रेड लेना है। बीपीसीएल में बिकवाली का लगातार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डाउनवर्ड ट्रेंड में भी दिख रही है। कच्चे तेल रिसेंटली ऊपर गया है, रुपया नीचे आया है और यहां पर इंपैक्ट तो आपको दिख ही रहा है काफी दिनों से। आइए, 2:30 बज चुके हैं और वक्त है स्वागत करने का सेठी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। सेठी साहब, बाजार तो सुस्ती के मूड में है, आपका क्या मूड है सर आज? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, 2 स्टॉक है जिनमें खरीदारी करनी है, एक कैश मार्केट का और एक एफएनओ का स्टॉक है। चलिए, तो सेठी साहब का भरोसा बरकरार है और एफएनओ का भी एक कॉल आने वाला है। पहले कैश वाला कॉल बताएं सर, कौन सा स्टॉक खरीदना है? बिल्कुल दीपांशु, आज जो कैश मार्केट का स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जो ओलेक्ट्रा के नाम से ट्रेड होता है। 601 के लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। भारत की एक लीडिंग इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाली कंपनी है, जहां से इसका कंपनी का 70% से ज्यादा रेवेन्यूज इलेक्ट्रिक बसेस से आते हैं और इसके अलावा कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर्स बनाती है, जो 30% रेवेन्यूज वहां से आता है। ये कंपनी एक लीडिंग कंपनी है बस इलेक्ट्रिक बस के सेगमेंट में और रेगुलर इंटरवल पे हम देखते हैं इनको ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट से या स्टेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से इनको ऑर्डर मिलते हैं। ये कंपनी भारत में चाइना की कंपनी है BYD, जिसका पूरा मतलब BYD बोलेंगे तो बिल्ड योर ड्रीम्स, ये नाम है कंपनी का। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी है और इस कंपनी के साथ भारत में इनका एक्सक्लूसिव जॉइंट वेंचर है। और ये जो BYD कंपनी, इसमें वॉरेन बफे का भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो दुनिया के सबसे सफलतम निवेशक है, उन्होंने BYD में इन्वेस्ट किया हुआ है। और फंडामेंटल्स अच्छे हैं इस कंपनी के। जून क्वार्टर बहुत अच्छा था, 16 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल सिर्फ 1 करोड़ का पैट था। FIS का भरोसा है, 9% हिस्सेदारी है FIS की, जिसमें नोमुरा प्रमुख है, जो कि नोमुरा ने 3.49% स्टेक लिया हुआ इसमें। कंपनी का पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा 47%। और आज ये स्टॉक को कवर करने का या मेरे रडार पे आने के पीछे भी एक कारण है कि जो BYD इनका जिनके साथ जॉइंट वेंचर है, उन्होंने आज भारत में एक इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च किया है। नाम है ऑटो 3 इलेक्ट्रिक SUV। तो हालांकि इनका टाई अप बसेस के लिए है, बट यू नेवर नो, डाउन द लाइन कुछ हो सकता है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक और वैसे भी काफी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। 940 के हाइट थे, वहां से करेक्ट होकर 601-2 के लेवल पे आज अवेलेबल है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 630 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है 590 रुपए का। ओके, तो 590 का स्टॉप लॉस, 630 का टारगेट। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इस पर करनी है खरीदारी ईवी स्पेस में। ये है आपके लिए एक अच्छी बेट। वायदा कारोबार में क्या पसंद आ रहा है सर? वायदा कारोबार में मुझे लगता है बाजार में आज जो गिरावट है, अगर रिकवरी हम एक्सपेक्ट करते हैं आज हो या कल हो, तो बैंकिंग सेक्टर उसको लीड करना चाहिए। और वहां से मैंने दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक
स्टेट बैंक को आज पिक किया, 530 के लेवल पे अक्टूबर फ्यूचर्स इसके ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। एक जबरदस्त बैंक और वैल्यूएशन के लिहाज से अपने जो प्राइवेट सेक्टर के पीयर्स है, चाहे वो HDFC बैंक है या ICICI बैंक है, इन सब से काफी सस्ता है। नतीजे भी आजकल अच्छे हैं और बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल फोकस में है। जिस तरह से इनकी बैलेंस शीट में सुधार हुआ है, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है और जो कंपनी जिनको ये लेंड करते हैं उनके बैलेंस शीट में भी काफी अच्छा सुधार पिछले साल 1.5 साल में हुआ है और भारत में एक अच्छी क्रेडिट ऑफटेक क्रेडिट ग्रोथ देखी जा रही है। तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा और इस तिमाही के नतीजे भी जो बैंकों के आएंगे अच्छे आने चाहिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ये लेवल्स एक खरीदारी करने का मौका है, मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट पहला 540, दूसरा 545 का है, स्टॉप लॉस रखना है 525 रुपए। ओके, तो 525 के स्टॉप लॉस के साथ SBI में करें खरीदारी। वायदा कारोबार से हम बात कर ही रहे थे, चुनिंदा बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सिस उनमें से एक है, फेडरल उनमें से एक है और अब SBI भी लग रहा है ये पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी में। अभी पॉजिटिव टेरिटरी में भी हमें आते हुए दिखा था, यहाँ से मोमेंटम पकड़ सकता है। तो दो बेहतरीन कॉल सेठी साहब की तरफ से खरीदारी करने की। शुक्रिया सेठी साहब, कमजोर बाजार में भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और अपने 2 ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करने के लिए। EIL इंजीनियर्स इंडिया, इस पर रखिए नजर। यूएस की एक इंजीनियरिंग कंपनी है जहां पर इन्होंने करार करा है, UOP LLC के साथ इन्होंने करार करा है। कोई एक टेक्नोलॉजी कंपनी है यूएस की जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है। ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है, इस पर भी रखेंगे नजर। स्टॉक फिलहाल कुछ ट्रेड में नहीं कर रहा है, बट कॉल दे रहे हैं हमारे लिए हिमांशु जी। आइए चलते हैं उनके पास और लेते हैं हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु, सेल साइड का स्टॉक रडार पर आया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट टॉप बनने की तैयारी है और मैं बात कर रहा हूँ हेवल्स की। यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट या इवन इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर कट एक हेड एंड शोल्डर टॉप इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग है, जिसका ब्रेकडाउन मुझे लगता है कि यहाँ पर होने की तैयारी होते हुए नजर आ रही है। तो हेवल्स के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलेंगे, जो करंटली 1285 1286 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1300 रुपए के ऊपर का। टारगेट रहेगा 1245 और 1230 और ये दोनों टारगेट मेरा ऐसा मानना है कि शायद कल तक के सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो हेवल्स के फ्यूचर्स में बिकवाली करके चलने की सलाह है। ओके, तो हेवल्स इस पर करें बिकवाली। एक एक करके आपके लिए सेल कॉल्स बढ़ती हुई दिख रही हैं इस समय, यहां पर रखेंगे नजर। आइए फार्मा, जिसकी हम बात कर रहे थे, क्यों फार्मा शेयर्स में आपको कमजोरी दिख रही है और इन पर्टिकुलर चुनिंदा फार्मा शेयर्स पर क्यों गिरावट आई है, क्या कह रहा है डेटा, समझते हैं नुपुर के साथ। नुपुर बताइए फार्मा में क्या चल रहा है लेटेस्ट? एक्चुअली जो डेटा आया है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है और वो काफ़ी कमज़ोर आते दिखा है। इनफैक्ट अगर हम लिस्ट आउट करें जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है इन कंपनीज़ का, तो सबसे ऊपर आता है डिवीज़, जो 90% जो रेवेन्यूज़ है वो इनका एक्सपोर्ट से आता है। ग्लैंड फार्मा जो 86% के आसपास रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। लॉरस 70%, इप्का लैब्स का 45% और JB केमिकल जो फार्मा की बात करें तो वो भी 45% के आसपास जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। अब इन पर्टिकुलर इन डिटेल में अगर इन सब की बात करें तो डिवीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा आज कमज़ोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, क्योंकि पहले जो एक्सपेक्टेशन थी अर्निंग्स की वो थी कि 8 से 10% रेवेन्यू डिक्लाइन आते दिखेगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, पर जो एक्सपोर्ट का डेटा आया है वो काफ़ी कमज़ोर है और जो एक्सपेक्टेशन अब बन रही है सेकेंड क्वार्टर से वो ये माना जा रहा है कि करीबन 20% की गिरावट इस बार आय में आ सकती है। अब जो नज़र है वो मार्जिन्स पर है, ये कंपनी करीबन 40% के आसपास मार्जिन्स बनाती है। अगर एक्सपोर्ट्स का डेटा कमज़ोर है और ऑलरेडी US में प्राइसिंग प्रेशर्स है तो मार्जिन्स में अगर डिक्लाइन आता है तो ये काफ़ी ख़राब न्यूज़ हो सकती है कंपनी के लिए। दूसरी कंपनीज़ की बात करें तो ग्लैंड फार्मा, वो वहाँ पे देखें तो एक्सपोर्ट्स में थोड़ा उछाल आता दिखा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 20% से ऊपर है, लेकिन जुलाई अगस्त में एक्सपोर्ट्स का डेटा जो आया था वो 30% से बढ़कर आया था, तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे डिक्लाइन आते दिखाए। लॉरस लैब में देखें तो 10% क्वार्टर 2 में ऊपर है पर्टिकुलर ड्रग के चलते, पर बेस जो बिजनेस है कंपनी का, जो मेन बिजनेस है वो फ्लैट रहने वाला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इप्का की बात करें तो एक्सपोर्ट्स का जो डेटा आया है वो 11% से इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरता हुआ नजर आया है और यहाँ पे क्लियर कोरिलेशन होता है। अगर हम एक्सपोर्ट डेटा की बात करें तो 100% वो ट्रांसलेट होता है एक्सपोर्ट सेल में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है एक्सपोर्ट्स का। और JB केमिकल की बात करें तो ये काफ़ी पॉजिटिव है, यहाँ पे डेटा पिछली 2 तिमाहियों में देखें तो मजबूत एक्सपोर्ट रन
रेट दिखी गई है इस कंपनी के लिए, करीबन 30% की ग्रोथ है YOY बेसिस पे। और इनफैक्ट जो Q2 की जो एक्सपोर्ट इनकम है पर्टिकुलरली वो 8 से 10% बढ़कर आ सकती है। लेकिन डीवीज के लिए काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि पहले 8 से 10% का एक्सपेक्टेशन था रेवेन्यू डिक्लाइन का, अब वो बढ़कर 20% हो गया है। ओके, तो ये परेशानी आ रही है और इसलिए हम इन पर्टिकुलर डिवीज पर ज्यादा गिरावट देख रहे हैं। चोपड़ा साहब, कोई राय स्पेशली डिवीज पर, क्योंकि हेविली एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है और उसमें अगर प्राइम ड्रग में 20% तिमाही दर तिमाही अगर आपके एक्सपोर्ट घटते हैं तो फिर कंसर्न तो बाजार का बढ़ता है उस पर। दीप, मैंने पहले भी कहा, जब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से कम नहीं होती हैं और प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, क्लैरिटी नहीं आती है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत डेट रिडन कंपनीज़ हैं वहाँ पे, डेट फ्री कंपनीज़ कम हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज़ काफ़ी डेट फ्री हैं जिनके पास बुक्स पे कैश है, मगर बहुत सारी कंपनीज़ पे डेट रहता है और बैंक्स प्रेशराइज्ड हैं। और इस बात का डर है कि अगर वो इंपोर्ट्स बढ़ा लेंगे तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जिनका डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारी कंपनीज है जो यहाँ से API मंगाती हैं, वहाँ पे वो लोग फॉर्मुलेट करके वहाँ बेचती हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो थोड़ी स्केची है इस समय पर। इसीलिए हालांकि डॉलर का बढ़ना, स्ट्रेंथन होना बहुत अच्छा होता है एक्सपोर्टर्स के लिए, पूरे फार्मा इंडस्ट्री के लिए और IT इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा है कि अगर आपका डॉलर 82-83 के लगभग चल रहा है। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो ये स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि अपने ब्लू स्काई जोन में होते और हायर हाई टच कर रहे होते, मगर अभी क्योंकि सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, इनके मेजर मार्केट्स यूरोप और US हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर थोड़ी समस्याएं हैं। और जब तक ये समस्याएं नहीं सुधरेंगी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मेजर अपसाइड देखने को मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनीज हैं, चाहे वो सेक्टर कोई भी हो, जो भी एक्सपोर्ट्स करते हैं और ख़ास करके जो US में या यूरोप में जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन कंपनीज में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। आने वाले 6 महीने काफ़ी क्रिटिकल हैं। और जहाँ तक फार्मा कंपनीज की बात है, चाहे वो लुपिन हो, ऑरो फार्मा हो, सन फार्मा हो, कोई भी डॉक्टर रेड्डीज हो, कोई भी बड़ी फार्मा कंपनी हो, सबका एक्सपोजर US में और रशियन मार्केट्स में भी है, खास करके डॉक्टर रेड्डीज का। तो मुझे लगता है 6 महीना लगेगा, थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा IT में भी और फार्मा में भी। हालांकि दोनों कंजर्वेटिव सेक्टर्स हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मगर जो निवेशित हैं लोग वो डरे नहीं, क्योंकि यहाँ से गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, मगर थोड़ा पेशेंस मांगेगा। ये दोनों सेक्टर्स में पेशेंस चाहिए, दोनों सेक्टर्स में पेशेंस चाहिए। बट फिलहाल तो हालत अच्छी नहीं दिख रही है। और डिवीज देख लीजिए 5% नीचे, जिसकी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। जैव की तरफ से भी पुट ऑप्शन खरीदने की राय थी। औरो फिसलते हुए दिख रहा है। लुपिन आज कमजोर है। स्ट्राइड्स, इवन जुबिलेंट फार्मोवा, डॉक्टर रेड्डीज, बायोकॉन तो खैर पेरेनियल अंडर परफॉर्मर है ही। ग्लेनमार्क फार्मा भी आपको गिरावट ही दिखा रहा है इस समय, तो ज़्यादा सहारा मिल नहीं रहा है। ग्लैंड में थोड़ी खरीदारी है और थोड़ी खरीदारी आपको पनेशा में, ऑफकोर्स जो वैक्सीन की खबर है उसके दम पर ये चल रहा है काउंटर, बट अदरवाइज वहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं है। जेबी केमिकल्स भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है आज के लिए। तो फार्मा उतने खास इस समय आपको परफॉर्मेंस दिखा नहीं रहे हैं जहाँ तक बाजार के एक्शन का सवाल है। बट चुनिंदा कैश काउंटर्स फार्मा के, यहाँ पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दिखेगी। वॉकहार्ट इंटरेस्टिंग काउंटर है जहाँ पर मूव आ रही है। एक मूव आई है बाटा में, इस पर रखिए नजर। काफी समय बाद इसने 1800 का लेवल क्लेम किया है। सिमी जी, आज सारे कंजम्पशन स्टॉक्स थोड़ा मूवमेंट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फुटवेयर स्टॉक्स इन पर्टिकुलर, लिबर्टी हम सुबह देख रहे थे, अच्छी मूव इस पर भी आ रही थी। बाटा क्या फिर से एक्शन के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि लेवल्स होल्ड कर रहा है, सुबह से ही परेशान नहीं हुआ है बाजार के उतार चढ़ाव का, इस पर हमने कुछ इंपैक्ट नहीं देखा है। 1800 के ऊपर बाटा कैसा दिखता है सिमी जी? दीपांशु, चार्ट बहुत अच्छा तो नहीं है, तो बाटा में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो बाइंग इंटरेस्ट आज देखने को मिल रहा है या सस्टेन करने वाला है। ऊपर में कई सारे रेजिस्टेंस है जो कि इसको पार करने के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। 1835 से 1855 ये रेंज है, पार करना बहुत ज़रूरी होगा। इनफैक्ट बाटा छोड़ के बाकी सारे जो सेक्टर में हैं, इस इंडस्ट्री में है, सारे परफॉर्म किया है रिसेंटली, सिर्फ बाटा ही परफॉर्म नहीं किया है। तो मुझे अगर इस सेक्टर में से 1 या 2 स्टॉक चूज करना है तो शायद मैं लिबर्टी या मिर्जा को मैं ज़्यादा वोट करूंगी। बाटा में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि 1835 से 55 का रेंज जो है इसके लिए टफ साबित हो सकता है। शायद बहुत जल्दी ये रेंज क्रॉस नहीं होगा। लिबर्टी तो खैर सर्किट पर लग गया, मिर्जा पर रखिए नजर। पर बाटा यहाँ पर देखते हैं अगर एक्शन यहाँ से बनता है कि नहीं। कोशिश जरूर कर रहा है
बट फिलहाल उतनी कामयाबी बाटा को नहीं मिल रही है। स्टॉक थोड़ा थोड़ा ही मूव दिखा रहा है। एशियन पेंट्स जय, यहाँ पर थोड़ा एक्शन आया है। कच्चा तेल कल और आज के बीच में $2 जरूर फिसला है, बट रिसेंटली बड़ी हाइक आई थी। एशियन पेंट्स भी थोड़ा कमजोर था, वैसे फेस्टिव सीजन चल रहा है। एशियन पेंट्स क्या इन लेवल्स पर संभल चुका है जय, या वापस गिरावट आ सकती है इसमें? दीपांशु, क्रूशियल लेवल इसका अगर आप देखेंगे तो 3200 का है। 3200 के लेवल होल्ड आउट कर जाता है तो ये स्टॉक में आपको फिर से एक बाउंस टिल द लेवल्स ऑफ 3500 दिखने मिल सकता है। फेलिंग टू होल्ड 3200, ये स्टॉक में आपको फर्दर एक वीकनेस करेक्शन देखने मिलेगा टिल द लेवल्स ऑफ एटलीस्ट 3000। तो 3200 का शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट लेवल है दीप। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो ब्रेक करेगा तो ही आपको बिकवाली करनी चाहिए उसमें। ओके, तो ये आपके लिए एशियन पेंट्स। देखते हैं कैसी रहेगी यहाँ पर परफॉर्मेंस। आइए, बाजार को थोड़े जोश की जरूरत है और वो देने के लिए तैयार है रोज की तरह भसीन साहब। 2:45 बज गए, समय है भसीन के हसीन शेयर्स का। स्वागत है भसीन साहब। थोड़ा सुस्ती वाला बाजार इस समय दिख रहा है, 17,100 के नीचे निफ्टी होल्ड कर रहा है। एक बार जरा बाजार पर अपना नजरिया दें और आपके जो पुरानी कॉल्स हैं उस पर अपडेट भी सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखो, सारा देयर इज अ सी ऑफ रेड इन एशिया। 2 दिन जापान और साउथ कोरिया बंद थी, आज कोलैटरल वहां से सेलिंग आई है। द येन हैड हिट 145 अगेंस्ट, बट ये सब प्राइसेस में है। अब एवरीथिंग विल क्लाइमैक्स ऑन द 13th। मैं आपको गारंटी से कहता हूं दीज 3 days आर वेयर यू शुड बी बाइंग बिकॉज वी विल आउट परफॉर्म फ्रॉम नेक्स्ट वीक। The global markets have got extremely oversold and in extremely pessimistic mode. You can't but make money on the side. The US market, you can call it a bear market rally or is up for a 10% upside. And I'm very sure the second half of October will be brilliant. That is from next week onward. Update दे दूं आपको, टाटा कंज्यूमर और ग्रासिम का था और रिलायंस, तीनों में मैं बहुत बुलिश हूँ। टाटा कंज्यूमर, you can unimaginable how the franchise of Starbucks is growing. Their other businesses आज because FMCG में weakness है, वो weak है और VSF prices have moved up. Grasim is the best play. Reliance, I reiterate, Reliance is going to go to 24.75 in this rally and this can come in the next week or next 3 days. Now I have 2 picks for you. आप कहे तो मैं शुरू करूं? सर प्लीज बताएं सर। तो सबसे पहले लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टी। आप अगर उनके न्यू बिजनेसेस देखो, न्यू मॉडल देखो, तो दे हैव बॉट लैंड बैंक्स इन अ लार्ज पार्ट ऑफ द tier 2, tier 1 cities and they are saying 10,000 crore sales. DLF ने अभी 490 फ्लैट बेचे 1800 करोड़ के इन द लास्ट 10 days. तो आई एम वेरी बुलिश ऑन गोदरेज प्रॉपर्टी एंड DLF। 1185 84-85 में लीजिए, 1155 का स्टॉप लॉस, 1250 का टारगेट। Second pick would be Tata Steel. Now this is the time to buy, blue chips which are available for a song. 100 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 97.50, 110 का टारगेट। ये है 2 स्टॉक भसीन साहब की तरफ से, जहां टाटा स्टील में करें खरीदारी, गोदरेज प्रॉपर्टीज में करें खरीदारी। ये दोनों स्टॉक में मूड तेजी की तरफ बनाकर चलें। तो आज की कमजोरी में, और भसीन साहब कह भी रहे हैं, ये हफ्ता थोड़ा आपको उतार चढ़ाव के बीच निकालना है। एक बार अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आने के बाद बाजार को डायरेक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से मिल पाएगा। 2:30 बजे की स्टोरी थोड़ी 2:45 बज गई है। हाँ, 2:45 बज गए, ले ले। तो और तैयार है बिल्कुल। डेटा थोड़े आज आने में थोड़ा सा टाइम लग गया दीप। अभी रेडियो अगर मैं बनाने में भी बिजी हो गया था, तो आई एम रेडी नाउ। डन। स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। अच्छा है सर, थोड़ी डिले हो गई। 250 पॉइंट नीचे से डाउ फ्यूचर्स अब 200 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं, तो थोड़ा सुधरे हैं निचले स्तरों से डाउ फ्यूचर्स। नैस्डैक फ्यूचर्स आपको यहाँ पर करीब 5% की गिरावट दिखा रहे हैं। यूरोप में भी 1 से 1.5% की गिरावट है और एशिया तो काफी कमजोर था ही। 2.5% जापान टूटा, 4% ताइवान टूटा, हैंगसेंग भी 2.25% टूटा था। हालांकि कुछ छुट्टियों के बाद ये बाजार खुले तो थोड़ा एडजस्टमेंट वो भी आपको दिख रहा है, बट ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर अच्छी नहीं है। हम भी डेज लोग से ज्यादा दूर नहीं है। क्या करना है सर? देखिए, माहौल तो गड़बड़ी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। देखिए, क्योंकि निफ्टी का लो है 17,070, वही 17,075, 17,125 जो सपोर्ट जोन है वहां पर आकर बैठा है। बैंक निफ्टी का 38,800 के आसपास का जो लो लेवल, हम आज का लो 38,810 ही, 38,825 जो हम बात कर रहे थे, 38,950 के आसपास। बैंक निफ्टी थोड़ा कम कमजोर है। मैं पहले डेटा बता दूं, लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि 17,000 के नीचे आज आप क्लोज नहीं होंगे, ये कंफर्ट रख सकते हैं, क्योंकि करीबन 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 17,000 के पुट पर है, हाईएस्ट है, वहां आप रुकेंगे। 17,200 भी आपसे पार करना मुश्किल होगा, क्योंकि वहां पर भी 95 लाख शेयर हैं
कॉल राइटर खड़े हैं, तो ब्रॉड रेंज तो आपकी 17,200 होगी। ठीक है। अब 17,100 के पुट पर 67 लाख शेयर 65 लाख शेयर हैं और 17,100 के कॉल पर 50 लाख शेयर, लगभग आप उसी लेवल के नीचे 3:05 तक अब से अगले 15-20 मिनटों में आपको 17,100 को होल्ड करना है। अगर आप 17,100 नहीं होल्ड कर पाते हैं तो फिर आपकी जो आज क्लोजिंग होगी दीप वो 17,000-17,025 के आसपास ही होगी, नीचे की तरफ होगी और नीचे की तरफ। ओके, ये 3 हाँ 17,100 के पार निकल के टिकना जरूरी है, क्योंकि अगर 17,100 का कॉल राइटर प्रेशर में आया, 65 लाख शेयर है और वो अगर छोड़ के जाने की सोचे तो फिर आपके लिए 50-75 पॉइंट की जगह नीचे की बन सकती है। फिर आप 17,000 की तरफ क्लोजिंग देंगे, न कि 17,100 और उसके पार की तरफ। तो 3 बजे तक ये लेवल है, और अगर हो भी गया तो 17,200 तो आपसे पार होना नहीं है, ये बात क्लियर है। 17,100 के आसपास भी बंद हो जाए तो उसे भी अचीवमेंट मानिए। जिस तरह का मूड माहौल ग्लोबल मार्केट्स का 200 नीचे है डाउ, तो कोई ऐसी रिलीफ वाली बात तो है नहीं। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी 39,000। मजे की बात देखिए दीप, 39,000 के लेवल पर ही बैंक निफ्टी में पुट और कॉल दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है, एक ही स्ट्राइक प्राइस पर 39,000 पर। 39,000 के पुट में 27 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 34 लाख शेयर हैं, कॉल राइटर ज्यादा है, तो ज्यादा संभावना ये दिख रही कि 39,000 के नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिले आज। लेकिन फिर भी 3 बजे तक अगर आप 39,050 के पार निकल कर टिक जाते हैं 3:05 पर, तो आपको शॉर्ट कवरिंग 39,100 39,175 तक की मिल सकती है, संभावना उसकी कम है। अगर 39,000 के नीचे ही बने रहते हैं तो 38,800 यहाँ तक आपकी जाने की संभावना बनती है, और ज़्यादा हो गया तो 38,650, 38,800, 39,200, 200 पॉइंट दोनों है, बीच में 39,000 है। तो बैंक निफ्टी के तो डेटा बहुत क्लियर है। बैंक निफ्टी डेटा के हिसाब से बड़े लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन उतना कमजोर होता नहीं दिख रहा जितना 39,000 के नीचे हो जाना चाहिए, तो थोड़ी खरीदारी भी वहां पर आ रही है ना। बैंक निफ्टी सर, सिलेक्टिव बैंक्स एक्चुअली अच्छी आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 2% ऊपर एक्सिस बैंक है, फेडरल बैंक में हमने मूव देखी है, एसबीआई थोड़ी देर पहले मूव दिखा रहा था, तो कुछ ना कुछ तो है। चुनिंदा बैंक्स में एक्शन आपको दिख रहा है, उतने खराब नहीं है जितना बाकी पूरा बैंकिंग स्पेस है। एब्सोल्युटली। तो मेरे ख्याल से, और देखिए एक और चीज दीप क्लियर है, मार्केट बढ़ेगा भी तो सबसे पहले सबको बैंक ही लेना है, क्योंकि बैंक्स में बहुत क्लियर कट है कि वैल्यूएशंस कंफर्ट है, ठीक है, आपको प्रॉफिट की विजिबिलिटी साफ दिखती है, क्रेडिट ग्रोथ साफ अभी तक नजर आ रही है। सो आई थिंक खरीदने में सबका इंटरेस्ट बैंक में ही है, तो इसलिए अगर बढ़ेंगे भी तो बैंक ही पहले बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। जी बिल्कुल। तो चलिए, ये है आपके लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी पर रहा है अनिल जी की तरफ से मार्केट स्ट्रैटेजी। थोड़ी देर में निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी राय लेंगे। आइए, आज का जो वायदा कारोबार का टॉप लूजर है इंडिया सीमेंट्स, इसमें क्या चल रहा है ये समझते हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार। नुपुर, डील तो उन्होंने कर ली, बट बाजार को इतनी पसंद नहीं आई कि 10% टूट गया स्टॉक। बिल्कुल, पहले डील के बारे में बता देती हूँ। तो कंपनी का अनाउंसमेंट आया था कि जो सब्सिडरी है उसमें अपना पूरे जो कंपनी की हिस्सेदारी है वो बेचने वाली है। JSW स्टील के साथ कंपनी ने शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया था। जो सब्सिडरी है स्प्रिंग वे माइनिंग, उसमें कंपनी अपनी पूरी हिस्सेदारी 477 करोड़ के आसपास बेचने वाली है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि जो सब्सिडरी है उसकी जो आय है वो तो नील है, और जो नेट वर्थ है वो करीबन 14 करोड़ के आसपास की है। अब बात ये हो रही है कि पहले यहाँ जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ये कहीं नहीं बताया गया जो फंड्स आएंगे उससे जो डेट है वो कितना कम होगा, किस तरह से यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि अगर हम डेट की बात करें तो कंपनी के बुक्स में फिलहाल 3100 करोड़ के आसपास के लोन्स है, जिसे रीपेमेंट पे कोई भी शेड्यूल नहीं बताया गया। इनफैक्ट जो रिपोर्ट्स है कि जो दूसरी माइनिंग है कंपनी की नॉर्थ में भिलवाड़ा राजस्थान में, जहां से 1500-2000 करोड़ का एसेट मोनेटाइज करके जो आने वाले हैं पैसे, उससे वो कम करने वाले हैं, उस पर भी कोई बात नहीं है, इसलिए शायद स्टॉक पे इतना रिएक्शन है। इनफैक्ट हमने 2-3 दिन पहले ये भी बात की थी, जो सीमेंट एज ए सेक्टर की भी बात करें तो फिलहाल जो डिमांड है वो काफ़ी कमज़ोर है और कमज़ोर रहने वाली है इस महीने। वैल्यूएशन वाइज भी ये स्टॉक देखे तो फिलहाल कंफर्ट नहीं है, डिस्काउंट पे नहीं ट्रेड करा है। वैल्यूएशन भी फिलहाल इसके जो देखे वो 60-70 टाइम्स पर है ट्रेलिंग बेसिस पे। वैल्यूएशन पसंद नहीं आ रही है बाजार को। हाँ। और इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको इम्पैक्ट भी वैसे ही आते हुए देखा। चोपड़ा साहब, इंडिया सीमेंट्स काफी तेजी से दौड़ा था, उतनी तेजी से गिरा है एटलीस्ट डील के बाद। बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज थोड़ा हो ही रहा है, क्या राय रखते हैं 250 पर इंडिया सीमेंट्स? देखिए, मानता हूं कि इंडिया सीमेंट्स पे के पास चेन्नई सुपर किंग्स है और उसकी वैल्यू अनलॉकिंग
भी होनी है। तो अगर कहीं पे नीचे में मिलता है, क्योंकि नो डाउट जिस तरीके से भागा था 300 का स्तर टच किया था तो अपने 50 DMA से भी काफ़ी ऊपर था, अगर ये कहीं 220 210 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा बाय है। ऐसा नहीं है कंपनी में फंडामेंटली कुछ खराब हो गया है। कई बार ऐसा होता है, कुछ चीज़ें मार्केट को समझ में नहीं आती, लोग डंप कर देते हैं, मगर मैं कहूँगा कि अगर ये 220 210 के लगभग मिलता है तो एक अच्छा बाय होगा। कभी भी कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो उसका नीचे आने का कोई ना कोई कारण बनता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कंपनी खराब है। कंपनी अच्छी है इंडिया सीमेंट्स, और मुझे लगता है कि अगर एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिलता है 210 के आसपास तो एक बहुत अच्छा बाय है। ओके, तो थोड़ा और नीचे आ जाए तो बहुत अच्छा भाई है, बट फिलहाल सीमेंट पर थोड़ा बाजार का मूड बिगड़ा हुआ है, इस पर रखनी है नजर। इंडिया सीमेंट 10% नीचे आपको दिख रहा है। आइए देखते हैं हिमांशु जी को कौन सा ट्रेड पसंद आ रहा है। बिगुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीपांशु, सीमेंट दिग्गज अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर एक ब्रेकडाउन है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो गिरावट है वो और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो यहाँ पर हम 6100 यानी कि 6100 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे, जिसका करंट लेवल्स 192 194 रुपए तक के लेवल्स हैं। यहाँ पर एक्यूमुलेट करके चलेंगे हम इसको 185 के लेवल्स तक, यानी कि 185 रुपए तक भी इसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 165 रुपए का। पहला टारगेट रहेगा 235 रुपए, दूसरा टारगेट रहेगा 260 रुपए। अल्ट्राटेक में 6100 का पुट ऑप्शन खरीदना है। दीपांशु, क्लियर कट ये एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है पिछले कुछ दिनों में। इवन जब हमने पूरे सीमेंट स्टॉक में एक अच्छी रैली देखी, स्टॉक ने एक पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई। आज के सेशन में स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 6140 6150 को तोड़ा है। मोर इंपॉर्टेंटली पुट्स में एक अनवाइंडिंग देखने को मिली है और मुझे लगता है कि ये 6000 तक के लेवल शायद कल सुबह तक आपको दिखाता हुआ नजर आए। तो मुझे लगता है अल्ट्राटेक सीमेंट में बिकवाली करें या फिर 6100 की पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए अल्ट्राटेक सीमेंट का पुट ऑप्शन लेने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए नितिन जी हमारे साथ तैयार, बिगुल के साथ उनका भी करते हैं स्वागत। बताएं सर। यहाँ पे हम बैंकिंग से इंडसइंड बैंक की 1160 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 36 रुपए में मिल रही है अभी। 1160 की पुट ऑप्शन 36 रुपए में लेंगे, जिसके टारगेट करीब आपके 65 तक के हो सकते हैं और स्टॉप लॉस होगा 28 का, यानी हम करीब 8 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, 16-17 रुपए ऊपर टारगेट रख रहे हैं। इंडसइंड बैंक आज 3% गिरा हुआ है, इसमें डेटा काफी नेगेटिव बन रहे हैं। बैंकिंग में ये स्टॉक सबसे ज्यादा आज गिरा है और पॉसिबल है कि इसमें ऊपर के लेवल पे सेलिंग हो रही है, तो पॉसिबल है कि इंडसइंड बैंक करीब 1120 तक नीचे फिसल सकता है। इसलिए हम यहाँ पे पुट ऑप्शन एट द मनी हो गई, करीब करीब थोड़ी उससे नीचे हो गई, ये पुट ऑप्शन लेने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक का पुट ऑप्शन खरीदने की राय। 36 रुपए में लीजिए, 28 का स्टॉप लॉस, 65 का टारगेट, यहां पर ये है आपके लिए राय। आइए अगला बिगुल है जय ठक्कर, तैयार है जय का जैकपॉट। बताएं जय। जी, बाजार ने तो रेंज नीचे की तरफ तोड़ दी है एंड एक और सेल कॉल मेरे ध्यान में आ रहा है आफ्टर रिलीज, वो है टाटा कंज्यूमर। इसका 750 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदना है। 23 रुपए 40 पैसे पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। 23.40 750 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। छोटा सा एक स्टॉप लॉस है जिसका 17 रुपए 10 पैसे का 17.10 पर एक स्टॉप लॉस लगाकर इसको खरीदे। 29.50 से लेकर 34 तक के इसके टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं। टाटा कंज्यूमर में क्लियर कट एक ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं और 760 के नीचे जो हिसाब से अब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, नेक्स्ट जो सीधा सपोर्ट इसमें दिखाई दे रहा है मुझे वो है लगभग 715 से लेकर 700 रुपए तक की जगह बन गई नीचे की तरफ। सो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर पुट साइड पर आपको देखने मिलेगा। 750 का पुट खरीद लीजिए। एक बार लेवल्स फिर से बता देंगे? बिल्कुल दीप, इसको खरीदना है 17.10 के स्टॉप लॉस के साथ। 29.50 और 34 ये दो टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर, यहां पर पुट खरीदने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। बात यही है
सेल का मूड बन रहा है और कई सारे स्टॉक्स में आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है। 17,025 पर अभी अभी निफ्टी आया, तो ज़्यादा परेशानी अब आपको निफ्टी से आती हुई दिख रही है, वहीं पर प्रेशर बना है। बैंक्स उतने खराब अभी भी नहीं हुए हैं, डाउ फ्यूचर्स भी उन्हीं लेवल्स पर है, बट फ्रेश सेलिंग आपको निफ्टी पर आती है। देखिए, एक तो जो इंडसइंड बैंक है वहाँ पर आपने ब्रेकडाउन देखा है, इन्फोसिस पर अब आप ब्रेकडाउन देख रहे हैं, 2.5% नीचे आया है। एचएल टेक कमजोर हुआ है, बजाज ऑटो, मारुति आपको गिरते हुए दिखे हैं। एचयूएल में आपने अभी अभी गिरावट देखी है, 2% फिसलकर डेज लो पर एचयूएल भी ट्रेड कर रहा है इस समय। टाटा कंज्यूमर नीचे आया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक ब्रेकडाउन आपको आते हुए दिख रहा है, 1.5% नीचे रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी काउंटर आया है। टीसीएस तो खैर नतीजों के बाद कमजोरी है और एचडीएफसी बैंक 1400 होल्ड कर रहा है, वहां पर आपने ज्यादा प्रेशर नहीं दिखा है। एचयूएल में एक गिरावट है। एक बार टाटा कंज्यूमर की बात तो जय ने करी, एचयूएल पर जरा सुमित जी की राय ली जाए। सुमित जी, एचयूएल का चार्ट देखें सर, यहां पर भी प्रेशर बन रहा है टाटा कंज्यूमर के साथ साथ। दीपांशु, देखिए एफएमसीजी पूरे सेक्टर के अंदर प्रेशर बन रहा है, थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। कल भी एचयूएल का बात हुआ था, तब थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा ऐसा कहा था। एचयूएल के अंदर थोड़ा सा दबाव अभी और देखने को मिल सकता है और 2525 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वो फाइनल सपोर्ट लेवल है, अगर वो टूटे तो गिरावट और आएगी, नहीं तो फिर उन लेवल्स के आसपास से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल एक बार बाइंग के लिए एचयूएल में वेट करना चाहिए। और दीपांशु, यहाँ पर एक बिगुल भी आइए, बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सेल कॉल ही रडार पे आया है। 103 रुपए 50 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके अंदर यहाँ पे CMB में बिकवाली करें। स्टॉक के अंदर छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। BL के अंदर जो नीचे में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो है 100 रुपए 98 रुपए। 100 रुपए से लेकर 98 रुपए तक के लेवल BL में 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 106 रुपए का है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस बैठ रहा है। 1-2 दिनों के लिए ट्रेड है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है और स्टॉक के अंदर कल का और परसों का लो अभी ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे बिकवाली करें 106 के स्टॉप लॉस से 100 रुपए से लेके 98 रुपए तक के लेवल BL में 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। BEL इंटरेस्टिंग है। डिफेंस स्टॉक्स जो यूजुअली बाजार को होल्ड अप करते हैं वहां पर भी गिरावट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने देखा है गिरते हुए, आज मजगांव डॉक को भी पुल अप करिए। काफी समय बाद एक डिसेंट गिरावट इंट्राडे की आपको मजगांव डॉक में दिख रही है। नहीं तो अब तक वैसे तो आउट परफॉर्म करता है, कभी कभी अगर गिरावट आ भी जाए तो फर्स्ट या सेकंड डिप पर आप देखते हैं मजगांव डॉक पर खरीदारी भी आ जाती है। आज पहली बार लंबे समय में आप देख रहे हैं कि थ्रू द डे मजगांव डॉक में आपको गिरावट दिखी और इस समय 7% नीचे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। चोपड़ा साहब, बाजार के रोटेशन के साथ साथ क्या अब ये भी स्टॉक्स हैं जो थोड़ी मुनाफा वसूली, थोड़े कट्स दिखा सकते हैं, या फिर वापस गिरावट पर खरीदारी आ जाएगी? जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस मजगांव की रही है, कोचिन शिपयार्ड है, BEL है, BEML भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, HL में अच्छी तेजी रही थी। क्या राय बनती है सर इन लेवल्स पर? डिफेंस काउंटर्स में थोड़ा कंसोलिडेशन के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर डिप पे खरीदारी करें? देखिए, बहुत अच्छी कंपनीज हैं दीप ये, मगर सब में बुर्ज खलीफा बना हुआ था अगर आप चार्ट्स देखें तो कई बार ऐसा होता है स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि ओवरबॉट टेरिटरी में चले जाते हैं और उसकी वजह से कोई ना कोई कारण बनता है एक करेक्शन का। और करेक्शंस जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं, इसको गलत नहीं मानना चाहिए। तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं बहुत लोग, जब अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं, जब कोई स्टॉक 300 रुपये से सीधे 550-60 पहुंच जाता है, कोचिन शिपयार्ड जैसा स्टॉक, तो मुझे लगता है कि अगर ये दोबारा से 400 की रेंज में आता है, 400-420 के रेंज में आता है, तो एक बहुत अच्छा लेवल होगा बाइंग के लिए। तो मुझे लगता है करेक्शंस एक पार्ट हैं बुल मार्केट के और किसी भी सेक्टर के। कंपनियां खराब नहीं होती हैं, जैसे मैंने पहले इंडिया सीमेंट्स के बारे में ही बोला था, कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉक जो हैं, चाहे BEL, BEML, बहुत अच्छी कंपनीज हैं, शानदार कंपनीज हैं। और इंडिया डिफेंस हब बनने वाला है और भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है इस पे कि इंडिया को डिफेंस हब बनाया जाए। और जहाँ तक HAL की बात है, बहुत सारे छोटे कंट्रीज को, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज को उन्होंने प्लेन्स दिए हैं और कई और दूसरी जगहों से ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसी प्रकार से जो मिसाइल्स बनाते हैं हम लोग, तो बहुत इंटरेस्ट है पूरी दुनिया में और सस्ता ऑप्शन है ये, क्योंकि US, फ्रांस और UK की जो कंपनीज हैं बहुत महंगा माल देती हैं। तो जहाँ उसके कंपेयर में HAL की बात करें तो दुनिया का सबसे सस्ता लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट HAL ही बना पाया है, तेजस। तो मेरा ये मानना है थोड़ी सी करेक्शन के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा दोबारा से एंट्री, और ये लेने के मौके होंगे। ओके, खरीदारी करें इस तरह के फॉल में, बढ़िया स्टॉक्स में। ये राय है आपके लिए इस वक्त चोपड़ा साहब की तरफ से। आइए, देश भर में माहौल जबरदस्त पैसा लगाने का, और पैसा लगा रहे हैं कौन? रिटेल इन्वेस्टर्स।
कैसे? SIP के जरिए। SIP का फुल फॉर्म क्या है दीप? SIP का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यस, चेंज किया जाए इसको? करते हैं, बिल्कुल। स्टे इन प्ले। स्टे मतलब रुके रहे, यस, प्ले मतलब खेल में। तो आज ये नाम मैंने एक स्पेशल शो रिकॉर्ड किया था अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें आशीष सोमैया साहब थे व्हाइट ऑक कैपिटल से, फिर विक्रम कोटक साहब थे, राइट, और तीसरे बसंत माहेश्वरी जी थे। तो आशीष सोमैया साहब ने कहा कि हमने व्हाइट ऑक कैपिटल में SIP को नया नाम दिया स्टे इन प्ले। वो कहते हैं ना कि जब पिच मतलब ऐसी हो जो गेंदबाजों को मदद कर रही हो, बॉल बड़ी स्विंग हो रही हो, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल की तरफ बल्ला भी दिखा दिया तो स्लिप में या गली में कैच जाना पक्का है, है ना। और अगर सोचे कि बाहर निकलेगी आउट स्विंगर समझ के, तो पता चला सीधी आई और आपको LBW कर गई। बिल्कुल, ये सारी समस्याएं वही समझ सकता है जिन्होंने क्रिकेट खेली हो तेज गेंदबाजों के सामने ऐसी उबड़ खाबड़ पिच पर। ऐसे में जो हमें शिक्षा दी जाती थी उस समय कि भाई डटे रहो, टाइम पास करो, बॉलर को थकने दो, बाहर की बॉलों को छेड़ो मत, पिच धीमे धीमे ठीक होती है, स्विंग धीमे धीमे खत्म हो जाती है, बुरा समय निकल जाता है। क्रीज पर समय बिताओ, पिच पर डटे रहो, मैदान में खड़े रहो, रन अपने आप आएंगे। अच्छी सीख है सर। इसका नाम है स्टे इन प्ले। अब SIP के जरिए किस तरह से जमकर निवेश हो रहा है, ट्रेंड क्या है, और हिंदुस्तान के इन्वेस्टर किस तरह से समझदारी से निवेश कर रहे हैं, क्योंकि SIP इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग नहीं है। हर महीने डिसिप्लिन के तौर पर आपका पैसा जाता है, अच्छे बाजार में भी और खराब बाजार में भी। ट्रेंड बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी, पूरी डिटेल्स के साथ। आशीष बताएं। सर, ट्रेंड बहुत बढ़िया है, जैसे कि आपने कहा कि गेम में रहना, बने रहना बहुत जरूरी है, और रिटेल निवेशक पूरी तरीके से इस चीज को समझते भी, क्योंकि अगर आप लगातार इन्फ्लोज देखें तो SIP का आंकड़ा आपको रिकॉर्ड ऊंचाई पर नजर आएगा। सितंबर महीने का जो आंकड़ा है वो 12,980 करोड़ का है, अब तक की हाईएस्ट मंथली SIP यहां पर आपको देखने को मिली है। और ऐसा नहीं कि इससे पहले में कहीं प्रदर्शन खराब हो, SIP के माध्यम से देखिए लमसम इन्वेस्टमेंट थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं बाजार में, लेकिन जो SIP के माध्यम से पैसा आ रहा है वो एक सिस्टमैटिकली तरीके से कंसिस्टेंट यहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप अप्रैल से लेके अब तक सितंबर तक का ट्रेंड देखेंगे तो लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और सितंबर से अगस्त में भी देखें तो इन मंथ ऑन मंथ फ्लोज में 2% की बढ़त रही है। अप्रैल में देखिए 11,863 करोड़ था, मई में 11,286, जून में 12,276, जुलाई में देखें तो 12,140 करोड़, और सितंबर का आंकड़ा मैंने आपको बताया कि 12,980 करोड़ का अब तक का सबसे हाईएस्ट इनफ्लो SIP के माध्यम से आपको देखने को मिला है। और लगातार अगर आप देखें तो SIP करने वालों की संख्या में भी आपको वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि सितंबर में 5 करोड़ 71 लाख थे SIP खाते, जो कि अब सितंबर में बढ़कर हो गए 5 करोड़ 83 लाख, यानी लगातार यहां पर भी आपको बढ़त देखने को मिली है। हालांकि अगस्त थोड़ा सा सर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए लमसम के लिहाज से आप देखें तो थोड़ा सा खराब था। यहां पर जो इन्फ्लोज थे काफी 10 महीने के निश्चित स्तर पर देखने को मिले थे, 6,100 करोड़ के आसपास के थे, और वहां से अगर आप देखें तो ग्रोथ काफी बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला है। सितंबर के महीने में 130% का इजाफा आपको देखने को मिला है। लोग सेक्टोरियल फंड्स को पसंद कर रहे हैं, थीमेटिक हो, फ्लेक्सी कैप हो, मिड कैप, यहां पर भी अगर आप देखें तो जम के निवेश हो रहा है। लेकिन डेट फंड्स में अगर आप देखें तो सितंबर के महीने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकल कर आया है, यहां पर 65,372 करोड़ का आउटफ्लो है। लेकिन SIP के माध्यम से अगर आप देखें तो निवेशकों का जो भरोसा है पूरी तरीके से बना हुआ है, रिकॉर्ड इन्फ्लोस है। ओके, ये अच्छा डेटा है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने, शानदार डेटा है। बिल्कुल। देखिए मार्केट तो ग्लोबल मार्केट के साथ, खबरों के साथ, एक्शन के साथ ऊपर नीचे हमेशा होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट में कितना कॉन्फिडेंस है, किसका कॉन्फिडेंस है, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ कि कितने लोग हैं, चलो मान लिया कि US रिसेशन में जा रहा है, डाउ 25% नीचे है, नैस्डैक 35% नीचे है, मतलब एक भी आदमी ऐसा है जो ये कह सकता है लाइफ में कभी वापस हाई नहीं बनेगा? कोई ऐसा नहीं। या एक भी आदमी ऐसा है कि 35% घटने के बाद और नैस्डैक 35% घट जाएगा? कोई ऐसा नहीं है। घट सकता है, 5% घट सकता है, 10 घट सकता है, 15 और घट सकता है, 35% वाला 50% भी हो सकता है। लेकिन जब आपको पता है कि नीचे की रिस्क 15% है और ऊपर की अपसाइड वापस से 100% वहां से बनेगी, तो आपको पता है क्या करना है। बिल्कुल। रोज देखेंगे, रोज मार्केट होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बात ही क्या थी? फिर तो सबका पैसा बड़ा आसानी से, बड़ा आराम से बन जाता है। तो इसलिए शोर शराबे के बीच दुनिया भर के बाजारों में जो कुछ हो रहा है उससे परेशान होकर निराश होने के बजाय थोड़े समय कोई बात नहीं देखें बाजार, क्या फर्क पड़ता है,
अगर मैं तो आपको बोलता हूँ बाकी सब शेयर छोड़ दिए, आपके पास TCS है तब भी लेकर रखिए, इन्वेस्ट करके रखिए, बेस्ट क्वालिटी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा बन जाएगा, आज नहीं तो कल बनेगा, अभी नहीं तो 6 महीने बाद बनेगा, 2 साल बाद बनेगा, जरूर बनेगा। सो पॉइंट सिंपल ये है कि ये जो फंड फ्लो है ये इस तरफ इशारा करता है कि हिंदुस्तान के बाजारों में रिटेल का क्वालिटी पैसा आ रहा है। और अगर आपको लगता है कि मैं बोल रहा हूँ उस पर भरोसा नहीं करना या कम करना, आपको मैं तो ये बोलने वाला था कि आपकी कमेंट्री का असर दिख रहा है सर, कि डिप में, गिरावट में, करेक्शन में लोग घबरा नहीं रहे और पैसा डाल रहे हैं, जो आशीष कह रहे हैं कि हाईएस्ट इनफ्लो है। एग्जैक्टली होना चाहिए, हम खुद डाल रहे हैं और वो भी आपने हो सकता है 15% 20% मार्केट घटे, यहाँ से हमारा घट सकता है, US 35 घटा और 10-15 घट जाए, हमारा बिल्कुल नहीं घटा है तो 10-15% हमारा घट जाए, कौन सी बड़ी बात है, घट सकता है। सो आपको ये डिसाइड करना है, या तो आप इन्वेस्टेड रहें, या अगर आपको पूरा अपने आप पर और मार्केट पे पूरा भरोसा कि ये तो 15% घटेगा ही, तो फिर सब बेच के इंतजार कर ले वापस नीचे लेने का। एग्जैक्टली अगर वो कॉन्फिडेंस है तो वो कर लें, दोनों में से। सो सिंपल ये है, इन्वेस्टर के तौर पर डिसिप्लिन रह के मार्केट को टाइम करने के बजाय मार्केट में समय बिताएं, वो ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आपको मेरी बात पर कम भरोसा है, मेरे वाला आपसे मतलब आपको तो है लेकिन दर्शकों को तो कल आपके लिए विशेष शो, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि SIP की बदली हुई डेफिनेशन, ये कल सुबह 11 बजे मिस मत कीजिएगा, बाजार के इन 3 दिग्गजों के साथ, और जो डीप इंसाइट मिलेगी आपको। और ऐसा नहीं कि डीप ये सबके सब तेजी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहां आपको कमजोरी का माहौल है, कहाँ सावधानी रखनी ये भी बताया है, कौन सी एसेट क्लास में पैसा लगाना है ये भी लगाया है, इक्विटी ही लेनी है या फिक्स इनकम डेट भी लिया जा सकता है, या सोना चांदी भी पैसा बना कर देगा, हर एक की बात हुई है। तो ऐसा नहीं कि बायस इक्विटी की तरफ या किसी एक की तरफ, या बायस तेजी की तरफ या मंदी की तरफ है। अभी की जो बात है वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की है कि कोई ऐसा आपने मतलब इक्विटी में पैसा लगाकर या मार्केट में अगर आपने 18,000 पे एंट्री कर ली तो कोई ऐसा गुनाह नहीं कर दिया, जिसकी ऐसी कोई गलती नहीं कर दी जिसको रेक्टिफाई नहीं कर। एक तो गलती ऐसी कि मैंने सपोज आपको गाली दे दी, अब मैं वापस तो ले ही नहीं सकता है ना, एक बार कर दिया सॉरी कर दूंगा, ज्यादा इससे क्या करूंगा, लेकिन दे दी हो तो दे दी, है ना। वैसे हमारे एक टीचर थे स्कूल में, वो बहुत बढ़िया थे। कभी कभी ऐसे बच्चे ना आपस में लड़ते थे कि बोलते सर इसने मुझे गाली दी, तो हमको बहुत अच्छे से समझाते थे। वो बोलते कि इसने दी तो तूने क्यों ली, अगर ये तुझे कुछ चीज दे रहा है तू नहीं ले रहा तो किसकी हुई, बोले उसी की, तो बस तू ले ही मत गाली, उसकी गाली उसी को रहेगी। ही वाज जीनियस, मतलब ये पॉजिटिविटी है, ये टीचर्स की पॉजिटिविटी, वो हमें अच्छे से समझाते थे। बराबर है, तो अपने आप आपको फील ही नहीं होता गाली दी। तो कोई चीज अगर ना आप अगर अपनी मन की पॉजिटिविटी और खुशी नहीं छोड़ना चाहें तो आप कौन छीन सकता है। एग्जैक्टली सो आई थिंक बहुत बढ़िया। आशीष, आप सही वक्त पर सारे डेटा लेकर आए। जी सर। चोपड़ा साहब हैं, आपके डेटा वेरीफाई करवा लूं? बिल्कुल। चोपड़ा साहब ये बताएं कि क्या यहाँ से भी नैस्डैक और डाउ 50% और घट सकता है क्या, और अगर घट भी सकता है तो क्या वापस वहां से दुगुना हो जाएगा, ये यहाँ से जो भी लाइफ टाइम हाई अब तक नैस्डैक, डाउ या हमारी निफ्टी ने बनाए वो हमें वापस दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? जो देख लिया, अब वापस ये भाव कभी नहीं आएंगे। एक और डेटा देना चाहता हूं पहले अनिल जी, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। जी सर। अगर आप 2020-21 को हटा लें और उससे पहले 5-6 साल का डेटा देखें तो FIIs मोटामोटी बेचते आए थे, और मुझे लगता है कि जो सिप की आपने बात करी, रिटेल इन्वेस्टर की इन्वॉल्वमेंट की बात करी, वो वहाँ से शुरू हुआ था। इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी, जो कहते हैं ना होल्डिंग फोर्ट, तो उन्होंने मैदान संभाला। और 2020 के बाद ऐसा कुछ हुआ कि सीधे ही लगभग 3 करोड़ खातों से 10 करोड़ खाते हमने देखे जो डीमैट अकाउंट्स खुले, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ, और म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा आया। तो जिस तरीके से, मैं पहले भारतीय बाजारों की बात करूंगा फिर मैं US मार्केट्स की बात करूंगा, तो जिस तरीके से जो फंड आया तो वो संभाल रहा है। अगर आप देखें अभी भी कई दिनों से FIIs की सेलिंग हो रही है, मगर ऐसा नहीं है कि हमारे बाजारों में कोई बहुत मेजर क्रैक है। एक रेंज बना लिया है 16,800, 17,200, 17,300 की रेंज में मार्केट मोटामोटी घूम रहा है। और मुझे लगता है कि अगर एक कंसोलिडेशन है एक बड़े मूव के लिए तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ से अगर हम नीचे नहीं गिरते, कितनी ही बैड न्यूज़ आ जाए, अगर हम लोग 16,800, 16,700 नहीं तोड़ते और कंसोलिडेशन में रहते हैं कुछ समय, तो भी एक बहुत अच्छी बात है।
कोई खराब बात नहीं है मार्केट्स के लिए, क्योंकि मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं चलता। तो मेरा ये मानना है कि जो पुराने हाइज ही क्यों, हम नए हाइज बनाते रहेंगे। हम निफ्टी को भी 25,000 देखेंगे, हो सकता है कभी 50,000 भी देखें। तो जो लोग निवेशित हैं वो ही रिवॉर्ड होते हैं। और ऐसे ही यूएस मार्केट्स की बात है कि जब खराब टाइम आता है, पेसिमिज्म होता है, वो कुछ समय के लिए होता है, कई बार 1, 2 साल 3 साल तक भी चलता है, मगर इवेंचुअली जो अच्छी कंपनीज हैं वो आपको रिवॉर्ड करती हैं। मैं अक्सर आपके चैनल पे भी मैंने कई बार बोला कि गुड स्टॉक्स आर लाइक टेनिस बॉल्स एंड बैड स्टॉक्स आर लाइक एग्स। जो बुरे स्टॉक्स हैं वो अंडों की तरह होते हैं और अच्छे स्टॉक टेनिस बॉल्स की तरह होते हैं। तो यदि आप एक टीसीएस खरीदते हैं या ब्रिटानिया खरीदते हैं या मैरिको खरीदते हैं या डाबर खरीदते हैं या टाटा मोटर्स या टाटा स्टील खरीदते हैं, तो ये स्टॉक्स आपको धोखा नहीं देंगे। थोड़ा समय ले सकते हैं, मगर आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम निश्चित रूप से कमा के देके जाएंगे। और मार्केट रिवॉर्डर होता है पेशेंस का। तो पेशेंस अगर जिसमें है और अगर आपने क्वालिटी कोई कंपनी खरीदी है तो निश्चित रूप से आप पैसा बना के निकलेंगे। समय थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है, मगर हम लोग सब मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं और मुझे लगता है सभी लोग ये बात मानेंगे कि जिसने पेशेंस रखी है इस मार्केट में वो पैसा बना के निकला। सब बनेगा, ये तो बात क्लियर है। डिप है, गिरावट है, ये खरीदारी का मौका आता है। अनिल जी, एक राय बाजार पर आपके लेनी थी, पहले तो 3.20 की आपसे थोड़ी देर में स्ट्रैटेजी लूंगा, बट क्योंकि आप कह रहे थे 3.5 पर 17,100 होल्ड करना चाहिए और लगभग 3.5 के आसपास ही हमने देखा 17,000 के नीचे निफ्टी गया। एक हफ्ते में पहली बार इस लेवल को तोड़ा है और क्लोजिंग उसके नीचे ही है। क्लोजिंग उसके ऊपर उसके आसपास आ जाएगी, थोड़ा वहाँ पे लगता तो नहीं है। 5-10 पॉइंट ठीक है, ऊपर नीचे हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। डेटा है वो उस हिसाब से नहीं होगी इसके नीचे नहीं। बट एनीवे रहा सवाल, अभी ये तैयारी तो कल की करनी है। 250 पॉइंट डाउन नीचे है तो देखो दीप लेने की हिम्मत तो होती नहीं है और बेचने को भी फिर वही रहता है कि 4 दिन से डाउ गिर रहा है, कहीं वापस उछल गया तो। सो आई थिंक जो पोजीशन आपकी है लॉन्ग या शॉर्ट उसे हेज करके रखे, फ्रेश ना बनाए, वो बेहतर है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है 16,800 का पुट रखिए, शॉर्ट पोजीशन है 17,200 का कॉल रखिए, और अगर बाकी आप अपने कन्विक्शन के हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी जरूर जोर से आया है, 38,700 आ गया, तो अपने बात हो ही रही थी कि अगर 3 बजे तक नहीं मेंटेन हुआ तो 38,800 जितना तो दिख ही रहा है, और अगर 38,800 के नीचे बंद होता है थोड़ा तो खराब है, थोड़ा तो खराब है बैंक निफ्टी। और सबसे बड़ी बात क्या, आखिरी आधे घंटे में जो दम तोड़ा ना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मतलब अगर इसको गिरना पहले ही गिर जाता है, गिरने की छूट है, जिसको जो गिरना चाहे गिर ही सकता है, लेकिन आखिरी आधे घंटे में 15-20 मिनट में जो बिकवाली आई ना, ये इस बात की ओर इशारा करती है कि कल को लेके आपको कॉन्फिडेंस कम है। यस, करेक्ट सर, है ना, बिल्कुल। सो उस हिसाब से मेरा ये सोचना कि ठीक है, थोड़ी पोजीशन हल्की रखें, फ्रेश कुछ भी ना बनाए तो बेहतर है। कल की कल देखी जाएगी। वैसे बाय द वे क्रूड 2% नीचे आया। बिल्कुल, मैं वही हाईलाइट कर रहा था कि इन सब में एक तो अच्छी बात है कि कच्चा तेल भी आपको नीचे आते हुए दिख रहा है। दूसरी बात, हेवी वेट्स में सेलिंग थोड़ी ज्यादा आई है। लास्ट 5-10 मिनट्स की गिरावट देखें तो ज्यादा गिरावट आपको आईसीआईसीआई बैंक में दिखी है, आईटीसी में दिखी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में दिखी है, एसबीआई में आपको आती हुई दिखी, एचडीएफसी बैंक फिसले हैं, कोटक फिसला है, टाटा मोटर्स फिसला है। तो हेवी वेट्स थोड़ा ज्यादा फिसलते हुए दिख रहे हैं इस समय, जिसकी वजह से प्रेशर आया है। 5% डिवीज भी अब नीचे हो गया है, और इंडिया सीमेंट 10% का वायदा बाजार में सर्किट लगाने के बाद अब 11-11.5% आपको नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आपको कमजोरी के ही आसार दिख रहे हैं। बट कच्चा तेल एमसीएक्स पर क्रूड 4% गिरा है, भारतीय बाजार में और तेज गिरावट आ रही है। तो कच्चे तेल पर रखिए नजर, यहाँ पर वीकनेस दिख रही है। और एक बात और है अनिल जी, रुपए पर भी रखिए नजर, रुपया रिकवर होते हुए आपको दिख रहा है इस समय। 8-9 पैसे नीचे था, अब सपाट हो गया, तो रुपए में भी आपको थोड़ी थोड़ी रिकवरी के आसार इस समय दिख रहे हैं। थोड़ा एक्शन वहां पर भी। डॉलर इंडेक्स एक बार पुल अप करते हैं, डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सुधरा है, 113.4445 के लेवल पर था, वहां से 113.20 आया। तो डॉलर ऊपर से फिसला जरूर है, उसका इंपैक्ट आप कमोडिटी और करेंसी मार्केट पे भी फिलहाल देख रहे हैं। बट अनिल जी, इन सब गिरावट की बातों के बीच एक ऐसी बात है जो मूड हमारा अच्छा करना चाहिए, और जो है भारत में लगातार जो कंजम्पशन डिमांड हो रही है और हाई एंड प्रोडक्ट्स की डिमांड कुछ ज्यादा ही बेहतर हो रही है। आइए ऐसा ही एक ट्रेंड बताने के लिए आशीष हमारे साथ हैं तैयार। सर, अच्छा, महंगी चीजों की डिमांड। आशीष, पैनल पे भी किसी पे रिसर्च किया आपने या पैनल के बाहर की रिसर्च है ये? पैनल के बाहर के सर, पैनल की तो पता चल जाएगी, रिसर्च बता देता हूँ पहले मैं आपको। पहले रिसर्च बताओ, और पैनल के महानुभावों चार्ट वार्ट छोड़कर बाकी फंडामेंटल एनालिसिस को छोड़कर जरा आशीष जी की तरफ गौर फरमाएं, क्योंकि सवाल आने वाले हैं आपके पास। जी आशीष जी बताएं। सर, महंगी चीजों की बातें हो रही हैं तो स्विस घड़ियों के ऊपर रिसर्च है ये, और स्विस घड़ियों में एक खास बात बता दूं कि इसमें 23% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, 18% जीएसटी लगता है।
23% ड्यूटी, 18% जीएसटी। ओके। इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो साल दर साल 34% यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। बिक्री में 925 करोड़ की बिक्री हुई है, और अगर आप इसको 2020 से कंपेयर करके देखें तो 145% का बड़ा इजाफा आपको देखने को मिला है। और भारत में अगर आप देखें तो लगातार डिमांड हो रही है, ना कि सिर्फ नई घड़ियों को लेकर। अगर आप देखें तो अपने आप में ये जो पुरानी प्री ओन्ड वॉचेस होती हैं, इनका भी एक बड़ा बाजार जो है खड़ा होते जा रहा है। और भारत अगर आप देखें तो धीरे धीरे ये जो प्री ओन्ड वॉचेस है, इसके ऑक्शन में अपनी जगह बनाते जा रहा है। फिलहाल अगर आप देखें तो मैं देख रहा हूँ यूएस काफी ज्यादा पॉपुलर मार्केट है प्री ओन्ड स्विस वॉचेस के लिए। और हमारी टीम ने सर इसको ही रिसर्च को कंपाइल करके भी देखा कि कौन सी ऐसी घड़ी है, इसका कितना औसत प्राइस है। तो काफी लोकप्रिय नाम है, मशहूर नाम है, सबने सुना होता है, राडो। यहाँ पर अगर आप देखें तो औसत प्राइस है 3 लाख का एक घड़ी का। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ब्राइटलिंग है 3.5 लाख है, हबलॉट करके 15 लाख रुपए की सर औसत एक घड़ी इनकी आती है, फ्रैंक मिलर है 11.5 लाख है, कार्टियर 10 लाख है। तो इन घड़ियों की डिमांड अगर आप देखें तो सर भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। और कुछ शौकीन लोग ऐसे होते हैं जो वाइन में या फिर आर्ट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, तो ये लोग भी अगर आप देखें तो अब जो है स्विच वॉचेस में शिफ्ट हो रहे हैं। इसके चलते यहाँ पर मांग लगातार बढ़ती जा रही है और कंजम्पशन बूस्ट हो रहा है सर। अनिल जी, घड़ी इन्वेस्टमेंट बन गई है, घड़ी बाकी एसेट क्लासेस की बात कर रहे हैं। अब ये इस पर बात हुई क्या? एसआईपी कर सकते हैं इसमें? तो कितने की आती घड़ियां ये? 3 लाख, 4 लाख, टेग ह्यूर, राडो, क्या IWC क्या है सर? ये भी एक ब्रांड है। और बताओ जरा। 3-4 हबलॉट है सबसे महंगा, ब्रेटलिंग, अच्छा ब्राइटलिंग। हाँ, ये कार्टियर में बोलता हूँ, इसका नाम कार्टियर नहीं है, कुछ और है। कार्टियर आर साइलेंट है, वो फ्रेंच वर्ड है ना। हाँ, एक दो वर्ड्स बीच में साइलेंट। मुझे कैसे पता चला? हाँ। वो अभी मैंने जो वीकेंड पे ये किया था ना इंटरव्यू, हाँ, शंकर सर का जी, तो शंकर सर बोले थे मुझे, अच्छा, ये बोले अनिल कभी दुबई में आके देख मॉल में, तो उन्होंने गुची और कार्टियर नाम बोला तो मैं समझ गया वो आर सर ने तो खाया नहीं होगा पक्का इसमें आर साइलेंट ही होगा। हाँ, ये सब घड़ियाँ इतनी महंगी। कुणाल जी, आपको पता था इतनी महंगी आती है घड़ियाँ? अनिल जी देखिए, मुझे पता था अनिल जी, वक्त की कीमत होती है अनिल जी, और जैसे जैसे अनिल जी वक्त की कीमत बढ़ रही है अनिल जी, उसी तरह घड़ियों की भी कीमत बढ़ रही है। अभी मैंने अनिल जी हाल में सुना है कि आपने भी पढ़ा होगा अनिल जी कि अभी एक कस्टम्स ने एक किसी को पकड़ा था, स्मगलर को। उनके पास अनिल जी एक घड़ी बरामद हुई है 22 करोड़ की या 26 करोड़ की। तो अनिल जी मैं तो दाम देख करके स्तब्ध रह गया। तो अनिल जी अगर 26 करोड़ की घड़ी हो सकती है तो ये तो हो ही सकता है अनिल जी। वैसे तो एक बड़ी ज्ञान की बात बता दूं आपको, वैसे तो सारी घड़ियां समय ही बताती है, लेकिन ये सारी महंगी घड़ियां आपका समय बताती है कि आपका समय कैसा चल रहा है। करेक्ट। आपने कितनी महंगी घड़ी पहन रखी, उससे लोग आपके समय का अंदाजा लगा देते हैं। वो गलत है, सही है, भगवान जाने, लेकिन उससे लगता तो जरूर है। तो मतलब भारत में ये महंगी घड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, और ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से चोपड़ा साहब, आप भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि घड़ियों में इन्वेस्टमेंट करें? हमारे बहुत से क्लाइंट हैं सर जो अपने आप इन्वेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अपने आप ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि इनके साथ साथ एक जैसे रोलेक्स है, वो उसका नाम नहीं लिया गया, वो आई थिंक जो एयरपोर्ट पे पकड़ी गई थी वो रोलेक्स की घड़ियां थी। अच्छा, इनके जो एक वैल्यू है, मैं एक जगह पढ़ रहा था कि जेम्स बॉन्ड का एक घड़ी है रोलेक्स सबमरीनर, वो करीब करीब $3,65,000 की है। तो ये तो 3 लाख रुपए की बात कर रहे हैं, तो $3,65,000 की घड़ियां हैं जो कि किसी सेलिब्रिटी ने कभी पहनी हो या उसके नाम को कैरी कर रही हो। तो बहुत महंगी घड़ियां होती हैं, करोड़ों तक जाती हैं। और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग एंटीक वैल्यू भी इसके अंदर खोजते हैं। जो पुरानी रोलेक्स की वॉचेस हैं या इस तरह की वॉचेस हैं, तो उसमें एक एंटीक वैल्यू भी जुड़ जाती है कि इस सन की है और इतने सालों से चल रही है। पर निश्चित रूप से जो शौक है भारत में अब एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने का, वो बहुत बढ़ रहा है। हमने देखा इथॉस का पीछे IPO भी आया, और जहाँ पर भी हम बड़े मॉल्स में या कहीं पे भी जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो इथॉस के जनरली शॉप्स होती हैं। तो भारत में ये चलन बढ़ रहा है और अच्छी बात है। लोग पहले अपना पैसा छुपा के रखते थे, अब थोड़ा खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर। कंजम्पशन आएगी तो निश्चित रूप से इकोनॉमी में, मेन स्ट्रीम में पैसा आएगा, तो अच्छी बात है। ओवरऑल बहुत अच्छी बात है। मुझे कंजम्पशन थीम जो भारत की है वो बहुत अच्छी लगती है, और लगता है कि आगे 10, 15, 20 साल भारत की कंजम्पशन थीम अच्छी रहेगी। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा
खतरनाक वाला रिसर्च, गड़ियाँ खरीदने में हो। अच्छा, ये सारी इंपोर्ट ही होती है, यहाँ तो बनती नहीं? नहीं सर, विदेशी गड़ियाँ सारी बाहर से आती हैं। इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, गजब। करना चाहिए सर ऐसा इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल करना चाहिए। इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न आता है? नहीं ना। इक्विटी से ज़्यादा लिक्विड है? नहीं ना, बिल्कुल भी। जब चाहो खरीद सकते हो, जब चाहो बेच सकते हो। नहीं ना। बड़ी खराब तो नहीं होती है। मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। अब देख लो क्या खरीदना है। बंसल जी, आप क्या खरीदेंगे, गड़ी या गड़ी बनाने वाली टाइटन के शेयर? अनिल जी, टाइटन के शेयर खरीदूंगा। अनिल जी, घड़ी नहीं खरीदूंगा, टाइटन के शेयर खरीदूंगा। देखा, क्लियर कट है ओपिनियन एकदम, बिल्कुल। तो चलिए, ये है एकदम इंटरेस्टिंग रिसर्च। कंजम्पशन का ट्रेंड है बेसिकली जो चल रहा है, ये तो होता ही है। देखिए, जनरली जब आप प्रोग्रेस करते हैं, आपके पास पैसे होते हैं, तो आप अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। बिल्कुल। बाकी तो क्या है, 150 रुपए की अलार्म वाली घड़ी भी टाइम वही बताएगी जो आपको 1.5 लाख या 15 लाख वाली बताएगी। एब्सोल्युटली ठीक है, आपने अगर कमाया है तो कहीं खर्च करेंगे, अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को घड़ियों का कलेक्शन पसंद होता है, किसी को पेन, किसी को जूते, किसी को क्या, सबकी अपनी अपनी चॉइस। बिल्कुल। और इथॉस के मैनेजमेंट से तो हमने बात करी थी, वो भी बता रहे थे किस तरह की डिमांड स्पेस में रहती है। तो चले, इंटरेस्टिंग रिसर्च आशीष हमारे लिए लेकर आए। बट रोज की तरह बैन से बेनिफिट जानते हैं आशीष के साथ क्या हो सकते हैं बदलाव। 2 स्टॉक्स में बैन में एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या हो सकते हैं, बैन से बेनिफिट जानते हैं। बताएं आशीष, इंडिया सीमेंट और इंडिया बुल्स दोनों कोई कंपनी देगा? अब बाहर तो नहीं आ रहे दोनों, इनका अपडेट दे देता हूँ। सबसे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखिए करीब 99% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, और इंडिया सीमेंट है करीब 90%। तो बाहर तो इन दोनों में से कोई नहीं आएगा। लेकिन नतीजों से पहले डेल्टा कॉप यहाँ पर अगर आप देखें तो पोजीशंस काफी तेजी से बनी है। 121% हो गया मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, 95% के आंकड़े को काफी क्रॉस कर दिया उन्होंने। तो पक्का ही हो गया कि डेल्टा कॉप, यानी जो 2 स्टॉक हैं तो बैन में बने रहेंगे, 3 हो जाएंगे अब टोटल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया सीमेंट्स और डेल्टा कॉप। ओके, तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप, जो कल नतीजों से पहले आज वायदा कारोबार के बैन में आने की तैयारी कर रहा है। इस पर रखिएगा नजर। जय, एक बार जरा डेल्टा कॉप के चार्ट पर भी नजर डालें। आज 5% का ब्रेकडाउन भी आया है और कल बैन में भी आ सकता है, क्या रहा है इस पर? वेल, ओवरऑल दीपांशु, मैं कहूंगा कि इसमें रिकवरी पिछले कुछ दिनों में अच्छी देखने मिली हमें। डेल्टा कॉप में 200 डेमा के ऊपर भी गया था, बट देन उस पर ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है दीपांशु। हेंस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस मेरा ये मानना है दीप के 230 के ऊपर अगर इसका क्लोज आता है, देन डेल्टा कॉप में आपको फर्दर अप मूव देखने मिल सकता है। फेलिंग टू डू सो, बिकॉज पिछली बार भी अगर आप देखें सो ये स्टॉक ने एक अच्छा रिकवरी दिया था, बट यही 225-30 की जो रेंज है वो निकाल नहीं पा रहा है। सो उसके ऊपर ही आपको फर्दर अप मूव देखने मिलेगा। अदरवाइज इसमें फर्दर करेक्शन आपको 205 से लेकर 200 की रेंज तक आते हुए देखने मिल सकता है, बट फ्रेश बाय तो 225-230 की रेंज के ऊपर ही होना चाहिए। ये तो ये है आपके लिए डेल्टा कॉप। वैसे तो ट्रेंड अच्छा है, बट अब बैन में आ सकता है, देखते हैं कल नतीजे पे आएंगे। थोड़ी इसकी चाल फिर से सुस्त आपको पड़ती हुई दिख सकती है। फिलहाल 5% नीचे है डेल्टा। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप, 2 शॉर्ट कॉल्स शो में दिए थे, अल्ट्राटेक सीमेंट और हैवेल्स, दोनों में ही अच्छा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस ट्रेल करें, बने रहें। 17,000 के नीचे की मुझे लगता है कि क्लोजिंग आने की तैयारी है, जो कि पॉजिटिव साइन नहीं है। और यहां पर एक और वीक स्टॉक है जो कि मुझे लगता है कि और फर्दर वीकनेस दिखा सकता है। स्टॉक है टाटा मोटर्स। यहां पर जो स्ट्रेटजी है वो पुट ऑप्शन खरीदने की है। 390 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदनी है यहां पर, जो कि 15 रुपए 10-20 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। मेरा ऐसा मानना है कि यहां पर 21 और 22 रुपए तक के टारगेट कल या परसों के सेशन तक देखने को मिल सकते हैं। ये एक वीक स्टॉक है दीपांशु। इसको 18,000 के लेवल पर भी मैंने 450 पे स्पॉट किया था कि इसमें बिकवाली करनी है। अब यहां पर फ्रेश वीकनेस होते हुए नजर आ रही है, और मेरा ऐसा मानना है कि 1 से 2 दिनों में 375-380 के लेवल्स टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। और उस केस में ये जो पुट ऑप्शन है, इसमें अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। 13 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 390 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन टाटा मोटर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, तो यह आपके लिए टाटा मोटर्स 390 की पुट आप यहां पर खरीद कर चल सकते हैं। भरोसा नहीं आ रहा है इस काउंटर पर भी। ब्रेकडाउन आपको अक्रॉस द बोर्ड देखें, और ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स में आज आपको ज्यादा गिरावट देखिए। एंड ऑफ ट्रेड देखिए 450 पॉइंट बैंक निफ्टी टूट गया है। जो माइल्ड आउट परफॉर्मेंस या रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस दिख रही थी बैंक निफ्टी की, वो आखिरी 15 मिनट में आपने जाती हुई दिखी, और बैंक्स पर अब ज्यादा प्रेशर आपको बनते हुए दिखा है। तो बैंक्स फिसले हैं। एक्सिस ने अभी भी होल्ड आउट किया है, फेडरल ने होल्ड आउट किया है, बट बाकी बैंक्स में आपने गिरावट आती हुई देखी है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं।
और इवेंटफुल डे रहा, इवेंटफुल ट्रेडिंग सेशन रहा, बट एंड ऑफ ट्रेड आप देख रहे हैं डेज लो पर बाजार बंद होने के लिए तैयार होने। सिर्फ 3 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, तीनों ए लेटर के नाम। एक्सिस 1% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेस और एशियन पेंट्स यहां पर हल्की फुल्की खरीदारी देखिए। बाकी 47 निफ्टी स्टॉक्स आपको नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज होने की तैयारी दे रहे हैं। डिवीज आज का टॉप लूजर जो हम आपके लिए हाईलाइट भी कर दे, फार्मा एक्सपोर्ट्स की तरफ से कंसर्न्स आए हैं, 20% तिमाही दर तिमाही इनके एक्सपोर्ट्स गिरने का अनुमान है। इसका इंपैक्ट 5% की गिरावट में आपको दिखा है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को तीनों मेटल स्टॉक्स में कमजोरी रही। इंडसइंड बैंक यहां पर वीकनेस थी। आइशर मोटर्स फिसला है लंबे समय बाद। नेस्ले, एसबीआई लाइफ यहां पर गिरावट थी। और फिर ऑफकोर्स आईटी आपके सारे के सारे कमजोर थे। एचसीएल टेक कल नतीजों से पहले, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस बायबैक की खबर पर कोई एक्शन नहीं आया। टीसीएस नतीजों के बाद कोई एक्शन नहीं इस पर, और विप्रो भी कल नतीजों से पहले कमजोर ही था। डॉक्टर रेड्डीज, बजाज ऑटो, एचयूएल, टाइटन, टाटा कंज्यूमर ये भी फिसले और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 2% नीचे था और गिरावट में इसका भी बड़ा बड़ा योगदान आज के ट्रेड में रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आते हैं और अगेन बहुत ही कम स्टॉक्स ने होल्ड आउट किया। बाटा इंडिया थोड़ा एक्शन में था, थोड़ा आपने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, चंबल, सिंजीन और बालकृष्णा में तेजी देखी। अदरवाइज बाकी सारे स्टॉक्स फिसलते हुए आपको दिखे। इंडिया सीमेंट्स 12% नीचे, बाय ऑन रूबर सेल ऑन न्यूज जो इन्होंने अपना एमपी का प्लांट बेचा है उसके बाद स्टॉक्स में गिरावट। यूनाइटेड स्पिरिट्स की हुई है भारी पिटाई, 5.5% नीचे है। फार्मा में औरोबिंदो फार्मा एक और काउंटर जहां पर वीकनेस देखी, और लुपिन ये भी फिसलते हुए आपको दिखा। डॉक्टर लाल पैथलैब्स कमजोर था। इंटेलेक्ट डिजाइन सुबह 2% ऊपर, अब 4% नीचे आपको यह काउंटर दिख रहा है। इसके साथ ही हैवेल्स यहां पर गिरावट रही। इंडिया मार्ट वापस फिसलते हुए। ओबरॉय रियल्टी इस हफ्ते इसके भी नतीजे हैं। बीएचईएल, एनएमडीसी, वेदांता, रेन इंडस्ट्रीज, यूनाइटेड ब्रूरीज, मदरसन सुमीस, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडस टावर्स और साथ ही सेल ये भी कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर आपने वीकनेस देखी है। हल्के फुल्के स्टॉक्स में आपने मामूली सी खरीदारी देखी है, अदरवाइज एक्शन तो गिरावट का ही था। कैश मार्केट यहां पर फिर भी थोड़ा रोटेशन था, हालांकि एंड ऑफ ट्रेड कई सारे कैश स्टॉक्स में भी ब्रेकडाउन आया है। मजगांव डॉक लंबे समय बाद इसमें करेक्शन और 8% की इंट्राडे गिरावट आपने आती हुई देखी है। इसके साथ ही वेल्सपन कॉप 6.5% ये नीचे था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 6% टूटा है। जेके पेपर, जोमैटो 5% आज फिसलते हुए आपको दिख रहा था। पीएनबी हाउसिंग, कोचिन शिपयार्ड, महिंद्रा सीआईई, प्राज इंडस्ट्रीज, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, आईडीबीआई बैंक यहां पर वीकनेस थी। फिनिक्स मिल्स और वरुण बेवरेजेस यहां पर भी आपको ब्रेकडाउन्स आते हुए दिखे हैं। कल्पतरू पावर 3.5% ऊपर। केआरबीएल, स्टार सीमेंट, सफायर फूड्स और पीसीबीएल इसमें हल्की फुल्की खरीदारी। बीईएमएल यहां पर पॉजिटिव एक्शन था। ग्लैंड फार्मा इनके एक्सपोर्ट्स एक्चुअली ठीक ठाक रहे, यहां पर एक्शन ठीक रहा। शिपिंग कॉर्पोरेशन यहां पर 1.5% की तेजी रही और इसके साथ ही ईसैब इंडिया, कैस्ट्रॉल, अजंता फार्मा और बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहां पर होल्ड आउट आपने होते हुए देखा। बट अनिल जी लग रहा है 17,000 के थोड़ा नीचे ही क्लोजिंग या फिर फाइनल एडजस्टेड उसी के आसपास नहीं नीचे आएगी, 16,975-80 के आसपास आएगी। और उसकी वजह ये है कि दीप आखिरी आधे घंटे में कमोबेश 17,000 के नीचे ही रहा है। तो 16,950, 17,025 का जो फाइनल सपोर्ट रेंज है उसके लोअर एंड पर जाकर मार्केट बंद हुए 16,950, 17,025 जो दूसरी सपोर्ट रेंज थी वहाँ तक फिसले। और वजह है कि डाउ फ्यूचर्स दिन के निचले स्तरों पर है, 250 पॉइंट नीचे है और बनवा। और आखिर में जो ये 17,000 के नीचे आया इसमें गलती निफ्टी की कम है, बैंक निफ्टी की ज़्यादा है। अब देखो बैंक निफ्टी 38,650 आ गया। जब हम ये बात करते हैं 38,950 था, 3 बजे से लेकर अब तक में बैंक निफ्टी 300 पॉइंट निकल गया। तो आखिरी फॉल ये जो 50-60 पॉइंट का निफ्टी में आया है वो बैंक निफ्टी है पूरा का पूरा फॉल। इसमें निफ्टी के बाकी स्टॉक्स वैसे के वैसे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी जोर से गिरा है। बट नॉनदलेस क्लोजिंग आपकी थोड़ी 16,965, 70, 75 के आसपास ही होनी चाहिए। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर आपको बता दें क्या कुछ एक्शन होता दिख रहा है। करण जौहर ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट करके सबको चौंका दिया और उन्होंने ये कहा कि वो ये मन की शांति के लिए ट्विटर से हट रहे हैं। वाह, वो ट्रोलर इंडेक्स शायद इन्हें भी पता चल गया हमारा। इससे पहले भी ट्रोलिंग से परेशान होकर कई सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से ब्रेक ले चुके हैं और सभी ने इसके लिए सोशल मीडिया की नेगेटिविटी को जिम्मेदार ठहराया। कुछ तुम भी लिखो या कहो तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती। ट्रोलर्स गालियां और भद्दे कमेंट से पूरी वॉल भर देते हैं। आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा, कैसे सोशल मीडिया लोगों का मेंटल हेल्थ प्रभावित कर रहा है और कैसे सोशल मीडिया पर रहकर भी आप मन की शांति बनाए रख सकते हैं, कैसे ट्रोल्स पर नकेल कसी जा सकती है। आज हमारा साथ देंगे इस चर्चा में जाने माने सोशल मीडिया एक्सपर्ट अमित दुबे साहब, डॉक्टर रमोन लांबा जो साइकोलॉजिस्ट हैं और राजेश तेलंग है जो अभिनेता है, सेलिब्रिटी हैं। इन सब से करेंगे मुलाकात। दुनिया आभासी क्यों इतनी उदासी,
वैसे आज तो मैं भी बहुत सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, दोनों तरफ क्या आ रहे हैं आज हाँ मुझे भी लग रहा है मतलब एक्चुअली ज्यादातर हाँ एक्चुअली इसमें दो चीजें होती है जी सर। सोशल मीडिया पे ये जो सारी दिक्कत है उसके दो ही कारण हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए। या तो आप पढ़ने या तो आप सोच समझकर क्या करने जा रहे हैं वो करने के पहले ट्वीट कर दें, मतलब बिना सोचे समझे ट्वीट कर दें, मतलब एक बार ट्वीट कर दें। कहते हैं ना कि अपने जब आप फुटबॉल मैच खेल रहे हो तो आप स्ट्रेटेजी बनाते हो, मैं इधर से इधर पास दूंगा, उधर से उधर दूंगा, या जब चेस खेलते हो तो आप बनाते हो मुझे ये मोहरा चलना है, उसके बाद ये चलना है। आप ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या कैसे चल सकता है। ठीक उसी तरह से कई सारे सेलेब्स ट्वीट करते हैं तो अपने दिल में आए जो कर देते हैं। अगर जो मेरे दिल में आए मैं ट्वीट करूंगा तो उसके लिए सेलिब्रिटीज को हमें सबको तैयार भी रहना चाहिए कि व्यूअर्स भी वैसे ही करेंगे। करेक्ट सर। जो उनके मन में आए वो कहेंगे। अगर मैं ये सोच समझ के ट्वीट कर रहा हूँ कि अगर मेरे ट्वीट करने से किसी को बुरा लग सकता है, भावनाएं आहत हो सकती है, मेरे फैन खुश हो सकते हैं, मेरा विरोध करने ना खुश हो सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम 90% तो सोल्व होगी। यस। फिर आपके है ना बहुत सारे 10 में से 8 ट्वीट तो जाएंगे ही नहीं, है ना। करेक्ट सर। कई बार मुझे लोग, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, कई बार मुझे लोग बोलते हैं आपने इस मुद्दे पर राय क्यों नहीं रखी, ये मुद्दा भी तो गर्म है। मैं इग्नोर कर देता हूँ। मुझे मालूम है वो जानना चाहते हैं मेरी राय कि किसी पर्टिकुलर कोई नेशनल इशू होगा, लेकिन हर एक मुद्दे पे मेरी राय देना जरूर थोड़ी है। एग्जैक्टली क्यों है? और अगर मैं दूं और उससे किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे तो मैं ऐसा काम क्यों करूं? करेक्ट। मेरी राय पर्सनल है, मेरे पास है। अगर मुझे अपनी बतानी है तो मैं बताऊंगा, और अगर मैं बताता हूँ अपनी राय तो व्यूअर्स भी हमारे साथ में जी उनकी राय है। तो पहली प्रॉब्लम है बिना सोचे समझे ट्वीट करना, और दूसरी प्रॉब्लम जो है बिना ट्वीट को समझे उस पर रिएक्शन। ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ हमें ज्यादा बड़ी इसलिए लगी कि हम दूसरी तरफ है। लेकिन अगर व्यूअर्स के एंगल से देखें तो व्यूअर्स को भी तो ये लग सकता है बिना सोचे समझे भाई कुछ भी ट्वीट कर रहे हो। तो अगर उनके एंगल से देखें तो आप भी किस कॉन्टेक्स्ट में, अब जैसे आज का मेरा वीडियो है 7.5 मिनट का वीडियो है, वीडियो 2-2.5 मिनट का कोई भी अपनी मर्जी से कहीं से भी निकाल कर चला रहा है और उसके ऊपर अपने अपने हिसाब से बहस है। जिन लोगों ने पूरा 7.5 मिनट सुना है उनको किसी को तकलीफ नहीं है। एग्जैक्टली। तो अगर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी कोई कमेंट करना है, पूरा 7.5 मिनट वाला वीडियो मेरा पिन करके रखा हुआ है, इसी बिजनेस पर पिन करके रखा हुआ है, वहाँ सुन लें, उसके बाद मन बनाए कि हमारे कहना क्या है। तो ये हो गई, लेकिन अच्छा टॉपिक चुना है, बढ़िया है। दोनों तरफ से बिना सोचे समझे रिएक्शन और बिना सोचे समझे एक्शन पर ही दिक्कतें ज़्यादा होती, लेकिन करेंगे हम हमारे सभी इन तीनों एक्सपर्ट से मुलाकात और बात की क्या कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर। करण जोहर साहब सोशल मीडिया पर कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। मिस तो करेंगे, बिल्कुल लोग मिस तो करेंगे। लव मी और हेट वी कांट इग्नोर मी। यस। बंसल जी, आपने भी कोई ऐसा कुंडली उंडली दिखाई है, समय निकाला है कि किस दिन आप ट्विटर छोड़ेंगे? नहीं अनिल जी, मेरा तो इतना बड़ा कोई फॉलोइंग नहीं है, ना मेरे को कोई इस तरीके का स्ट्रेस है, ना मैं इस तरीके के नोटिफिकेशन देखता हूँ। तो आपकी इतनी फॉलोइंग की तो जरूरत ही नहीं ना, खाली आशु जी काफी है ना आपको ट्रोल करने के लिए। जी कुणाल जी। हाँ। अनिल जी देखिए, एक डोनाल्ड ट्रंप जी को निकाला गया था अनिल जी ट्विटर से। हाँ। अनिल जी मैंने देखा है कि अनिल जी वो उनका जीवन बेहतर हुआ है अनिल जी ट्विटर से बाहर आकर के। हम सबका हो गया। तो अनिल जी जो जबरदस्ती ट्वीट करते हैं, ज्यादा ट्वीट करते हैं, उनको तो बिल्कुल अनिल जी ट्विटर से दूर होना चाहिए अनिल जी। ये भी एक मानसिक रोग है अनिल जी। राष्ट्रपति नहीं रहने से जीवन उनका बेहतर हो गया कुणाल जी? अच्छा, राष्ट्रपति से हटने के बाद निकले ना ट्विटर से? नहीं, ट्विटर पे न रहने से अनिल जी। अच्छा, मुझे लगा राष्ट्रपति न रहने से जीवन बेहतर। अब ऐसे काफी लोगों का तो वही होगा, काफी लोगों ने चैन के साथ ही बाकी लोगों का बेहतर हुआ है। हाँ, मार्केट वालों का। लेकिन कभी बट आई मिस हिम, वो एंटरटेनमेंट रहता। सुबह सुबह बहुत बात करने को मिलता था। 8 बजे की कमेंट्री में टम साहब कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ देते थे जिसपे हम चर्चा कर पाते थे, मुस्कुराने के पल तो देते थे हमें, भले हम उनके ट्वीट की वजह से उनके। ऐसा ना बोलिए, जी 2024 में आ जाएंगे वापस। देखो, बदलाव ही संसार का नियम है, बदलते रहना चाहिए। अब कई लोग, अब ये भी आजकल बड़ी जंग छिड़ रही है, और कल तो बगा साहब बोल के भी गए, ये मध्यावधि चुनाव जो होते हैं उनके मिड टर्म इलेक्शन, उसमें बाइडेन साहब बुरी तरह से हारेंगे। हाँ, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। देखो, राजनीति की एक ही खासियत है भाइयों, राजनीति में कभी भी किसी को राइट ऑफ मत करो। करेक्ट सर। ये मत कहो कि ये बस इसका करियर खत्म, ये जिंदगी में कभी नहीं उठ पाएगा, कौन कब वापस 2 साल का समय आ जाए, ओहो, बोल नहीं सकते। तो ठीक है, जिसका आएगा तब आएगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। त्योहार,
या किसी खास मौके पर गिफ्ट लेने और गिफ्ट देने का चलन बड़ा आम है। हालांकि दिल्ली वाले कुछ लोग इस चलन को मानते नहीं है, बोलते जरूर है, ये मानते चलन है लेकिन लागू नहीं करते हैं। समझ तो गए होंगे आप। अब गिफ्ट लेने से पहले ये सोचिए जरूर कि कहीं गिफ्ट लेने के साथ साथ आपको टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, और कौन से गिफ्ट लेने पर और कब कब गिफ्ट लेने पर लगते हैं टैक्स, और कौन से गिफ्ट है टैक्स फ्री, और कब कब आपको टैक्स के साथ साथ गिफ्ट डीड बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए, इस पर आज हमारी विशेष चर्चा होगी। गिफ्ट पर टैक्स का गणित। हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। लेकिन दिवाली की गिफ्ट पर जो टैक्स की प्लानिंग तो नहीं है? कुछ ऐसे भी गिफ्ट मिलते हैं कि टैक्स प्लानिंग करनी पड़े? हाँ, पहले तो वो तो होते ही हैं, वो तो होते हैं ब्लड रिलेशन में। ब्लड रिलेशन के अलावा जिनको मिल रहा है उनको टैक्स लगता है, एक्सेप्ट ब्लड रिलेशन। मतलब अगर मेरे ब्लड रिलेशन से मुझे गिफ्ट मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आप मुझे गिफ्ट दें तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जो गिफ्ट देंगे उसी में से मेरा टैक्स जाएगा, लेकिन लगेगा जरूर। हाँ, सो कई अगर आप ये सोचे हो, बंसल जी को लग रहा हो कि टैक्स गिफ्ट दूंगा, टैक्स लगेगा, इससे बढ़िया दूं ना, तो चिंता न करें, जो भी टैक्स, हाँ, जो भी टैक्स लगेगा आपकी गिफ्ट में से हमको देना है, अलग है जी। बंसल जी। नहीं अनिल जी, इसमें एक चीज और है, जैसे सिर्फ एक इवेंट होता है अनिल जी, एक इवेंट जीवन का जिसमें जो फ्रेंड्स जो ब्लड रिलेशन में नहीं है वो भी गिफ्ट दे तो वो उस पर टैक्स नहीं होता है, तो उसके लिए दीपांशु अनिल जी एलिजिबल है। चलिए बढ़िया है। तो चलिए ये गिफ्ट पर हमारी विशेष चर्चा मिस मत कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब आजकल पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। रूस से दोस्ती पर पश्चिमी देशों के सवाल का जिस बेबाकी के साथ उन्होंने करारा जवाब दिया है, पूरी दुनिया मतलब है ना प्रसन्न हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात है, वाह। रूस के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने एक बार फिर से वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि पश्चिमी देशों को बड़ी खरी खोटी सुनाई है, और उन्होंने याद दिलाया कि जब भारत को जरूरत थी तब पश्चिमी देश यही पाकिस्तान को हथियार भी दे रहे थे, पैसे भी दे रहे थे। आज इंडिया 360 डिग्री में भारत की बदली हुई और मजबूत विदेश नीति का करेंगे हम विश्लेषण, जानेंगे कैसे अब न्यू इंडिया पश्चिमी देशों की मन मर्जियों का चुन चुन कर जवाब दे रहा है। देखिए जरूर, नहीं सहेगा इंडिया पश्चिम की मन मर्जियां। ये तो पिक्चर आई थी ना, अनिल कपूर के बेटे की थी, हर्ष कपूर की मन मर्जियां। हाँ, बंसल जी बताएंगे पिक्चर का नाम तो। बंसल जी सही है ना? अनिल जी एकमात्र पिक्चर ही आई है उनकी, उसके बाद तो वो एक OTT के उसमें आए हैं, तो अभी पिक्चर के गाने अच्छे हैं अनिल जी, आज भी सुनता हूँ वॉक पर। एक बात रहे, ऐसा कौन बोलता है बंसल जी? चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपने इतना याद रखा। हर्ष कपूर, हर्ष कपूर ही है नाम? हर्षवर्धन। ओके, हाँ ओके। जी बिजनेस आपके आज के पैसे और भविष्य की करेंसी यानी कि डेटा पर लगातार आपको जागरूक करते आए हैं। और आज फिर हम ऐसा एक मुद्दा लेकर आए कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने यह मुद्दा उठाया। मेटा के मुताबिक कुछ ऐप्स आपका डेटा चुरा रहे हैं। कौन है वो ऐप, कितना बड़ा खतरा है, कैसे आपको बचना है, ये सब बताएंगे। डेटा चोरी पर मेटा की चेतावनी, आज इंडिया 360 में हमारी एक और कवर स्टोरी। तो यह आज की हमारी 3 कवर स्टोरी, और देखते रहिए। बाजार बंद होने के बाद भी जी बिजनेस और फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आई चुकी है। दीप, वो आपको पता ही है, 16,983 वही 10-15 पॉइंट नीचे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। और बैंक निफ्टी 38,712 पर बंद होता हुआ 1% का नुकसान बैंक निफ्टी में, 1.5% नीचे निफ्टी। थैंक यू वेरी मच। किसको? चोपड़ा साहब को, कुणाल जी को, राकेश जी को, वागले साहब को, सिमी जी को, हिमांशु जी को, जय ठक्कर साहब को। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।